सीए इंटर स्टूडेंट्स, आप हमें जब भी देख रहे हो, आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हम लोग ऑडिट सितंबर 24 के लिए रिवीजन कर रहे थे और ये रिवीजन वीडियो सितंबर ही नहीं, जनवरी 25 के लिए भी एप्लीकेबल है। स्टिल ये रिवीजन वीडियो है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और जनवरी 25 के लिए फ्री में रेगुलर क्लासेस हम 20 सितंबर के बाद लाने वाले हैं और इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे और कम्युनिटी पोस्ट से हमने कर दी है। आज हम बात करेंगे सीधा सीधा, हम लोग करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 9। सर चैप्टर 9 ये वो चैप्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर क्या ये चैप्टर स्किप कर दें। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ा है। और अगर सच बोलूं तो पूरे आईसीआई के ऑडिट के स्टडी मॉड्यूल में 11 चैप्टर्स में से सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज लेके आता है। मतलब कितने मार्क्स का आएगा आप सोचिए, 10 to 15 मार्क्स। वैसे तो आईसीएआई ने 15 से भी ज़्यादा इसका वेटेज दे रखा है, 15% से ज़्यादा। तो जब पेपर 120 अराउंड 120 मार्क्स का बनना है तो इसका मतलब मार्क्स मिनिमम 15 आने हैं इस चैप्टर से। पर फिर भी आईसीआई है, मैं ये भी नहीं मानता, मैं 10 मार्क्स मिनिमम मान के चलता हूँ। और अगर 10 नंबर का इस चैप्टर से आना है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आइए दिखाते हैं हम आपको ये चैप्टर कितना बड़ा है। यहाँ से स्टार्ट होता है, अब आप देखते जाइए ये चैप्टर कितना बड़ा है। 93 पेजेस का ये चैप्टर है दोस्त। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि ये चैप्टर 93 पेजेस का है और इतने बड़े चैप्टर को एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ना कितना वर्थ है, कितना ज़रूरी है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो आप अगर कोई चैप्टर स्किप कर रहे हैं ऑडिट में तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, आपने अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, एग्जाम में चाहते हैं कि ऑडिट को किसी तरह इतना पढ़ लें कि हमारा ये ग्रुप निकल जाए, क्योंकि अगर ऑडिट के बिना ये ग्रुप रुक रहा है तो मेरे दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई चैप्टर स्किप करना अगर चाहते हो तो उससे पहले मुझसे पूछिए। आप एक बार हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि चैप्टर कितने टाइम का है, यानी वेटेज कितना टाइम लगेगा उस चैप्टर को कवर करने में हमारी रिवीजन वीडियो से, प्लस उसके नोट्स, उसकी प्रिंट आउट रखिए और एक बार आराम से बैठ करके वो रिवीजन वीडियो के साथ साथ नोट्स गो थ्रू कर लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस 0 से 90 पे आ जाएगा और इतना आएगा कि आप उसे स्किप करने से पहले शर्माओगे, क्योंकि आपको स्किप तो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आज भी आपके पास अगर हम देखें तो 25 डेज से भी ज़्यादा है, तो आप स्किप करने का ना सोचिए। एटलीस्ट इतना हो, क्योंकि एमसीक्यू आना है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए, उसको गो थ्रू कर लीजिए, कुछ उसमें टॉपिक भले छोड़ दीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं आज। मार्क्स कितने आएंगे? 10 to 12। कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर हम देखते हैं। हम इसके लिए अपने नोट्स में हम आपको 5 से मैक्सिमम 5 से 6 पेजेस के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर करके दे रहे हैं। अप्रोच पढ़ने का क्या होगा वो हम बताएंगे। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे। मोस्टली क्वेश्चन हमने करा भी दिए हैं, बहुत कम होंगे जो छूटे होंगे, और अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो बाकी भी आप आराम से कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो शुरू करें, अपने नोट्स पे आते हैं हम। ये है चैप्टर 9 का नोट्स। आप अगर गौर से देखिए तो इसमें कितने पेज हैं, मुश्किल से 5 से 6 पेजेस में ये चैप्टर एंड है। एक टॉपिक अभी हम आपको लास्ट में कवर करा देंगे, बाकी ये 5 से 6 पेजेस में लगभग ये कवर है। तो इतने को रिवाइज कर लीजिए और एक बार नोट्स ही मत देखिए, एक बार रिवीजन देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप उसका अंदाज नहीं जानोगे लिखने का तो नोट्स को उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे जितना करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, चैप्टर का नाम है। यानी अभी तक आपने चैप्टर 5 में पढ़ा
कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे भाई? प्रॉफिट साइड यानी इनकम साइड, एक्सपेंसेस साइड, असेट्स, लायबिलिटीज। ये चार कैटेगरी हैं। इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, इनकम के, एक्सपेंस के, असेट के, लायबिलिटी के। उन्हें आपने टेस्ट किया चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। उसके बाद में अब आप आते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जहां पर आप आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेस्ट ना करके उस पूरी एंटिटी का ऑडिट कैसे करना है ये जानते हैं। क्योंकि एंटिटी लीगल स्टेटस के हिसाब से एंटिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट में आती होंगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट में आती होंगी, हाँ या नहीं? जी सर, बात तो समझ में आई। तो कौन कौन से एंटिटी हैं और हमारे सिलेबस में क्या दिया है, एक बार मैं फटाक से आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। सबसे पहले एक दिया है गवर्नमेंट ऑडिट। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गवर्नमेंट ऑडिट से क्वेश्चन आना ही आना है। मान के चलिए 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑडिट के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आपको एलएलपी, लोकल बॉडीज, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। और इसके बाद में एक दो टॉपिक और हैं जो इसमें हमने कवर किए हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। जैसे आप ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ही साथ एक सोल ट्रेडर हो गया, हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी है। आप एनजीओस का ऑडिट कैसे करोगे, होटल का ऑडिट कैसे करोगे, क्लब, सिनेमा, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और साथ ही साथ अगर आपने गवर्नमेंट का ऑडिट किया, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आप लोकल बॉडीज का भी ऑडिट करना आपको आना चाहिए। लोकल बॉडीज मतलब जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो इनके यहाँ क्या क्या होता है, आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इन सब के ऑडिट करने से पहले मैं कुछ, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट को बिल्कुल अलग पढ़ा रहा हूं, लेकिन बाकी जितने बचते हैं जैसे एनजीओ, होटल, सिनेमा, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी बाकी के बचते हैं, इन सबको हमने अदर की कैटेगरी में रखा। मतलब अदर का मतलब इनका अप्रोच सेम होगा इनके क्वेश्चंस को करने का। सर करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए, बड़ा मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। कोई भी एंटिटी आ गई, पहले बात, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप देखिए कि वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। मतलब सर अगर गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन है तो अभी हम गवर्नमेंट ऑडिट को एक चार्ट में कंप्लीटली 1 to 1 आपको समझा देंगे, आप उसके क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सिनेमा, एनजीओ, हॉस्पिटल, क्लब, इन सब की बात आए तो क्या इतने सबको याद करना है? आंसर इज नो। आपको 6 बातें याद रखनी है। देखो कुल मिला के 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली। भाई 8 का आ जाए तो मुझे नहीं पता, पर 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? हाँ सर। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप लिखना है आपको, तो कम से कम मिनिमम 12 पॉइंट्स, यानी ये मिनिमम है, और या फिर 15 पॉइंट्स में अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो शायद आपका काम हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर, यानी आपको 12 पॉइंट्स आपके दिमाग में किसी भी तरीके से डालने हैं। तो चलिए 12 पॉइंट में हम आपको 6 पॉइंट ऐसे बताते हैं जो कॉमन है। ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो, किसी भी एंटिटी का, ध्यान रखना, यानी 6 पॉइंट तो आपको सेम टू सेम लिखने हैं। तो सर ध्यान कितने को रखना है? ध्यान सिर्फ बाकी के 6-8 पॉइंट को रख लीजिए बस। वो 6 पॉइंट कौन है? अब आप अपने आप को ऑडिटर समझिए और आप हमें बताइए, किसी भी कंपनी का ऑडिट आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं उसका लीगल स्टेटस क्या है। मतलब वो कंपनी बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, अदर कंपनी, कौन सी कंपनी है, उसका कौन सा एक्ट में आती है, वो गवर्निंग बॉडी कौन सी है, मतलब उस कंपनी का लीगल स्टेटस जानना जरूरी है।
तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पॉइंट आपको याद रहेगा? आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले जिस एंटिटी का ऑडिट करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया उसका लीगल स्टेटस आप जान लीजिए। ठीक है सर, एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा, साथ ही साथ उनका लीगल डॉक्यूमेंट्स आप जान लो, देख लो, ऑब्टेन कर लो, मांग लो। लीगल डॉक्यूमेंट्स सर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो भाई, लीगल डॉक्यूमेंट में अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो सीधी बात है, उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना होगा, उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, एओए बोलते हैं, आपने लॉ में पढ़ा होगा, एमओए, एओए, यानी इसे आप कह सकते हो कि उनका फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है ये, और ये जानना आपके लिए जरूरी है। यानी उनके ये डॉक्यूमेंट को ले लीजिए, उनसे मांग लीजिए, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है सर। तीसरा काम, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी जानना जरूरी है। सर मैं समझा नहीं। किसी भी कंपनी में ऑडिट करने जाओगे आप, तो उनके कंपनी में इंटरनल कंट्रोल लगा होगा या नहीं? आपने पहले भी पढ़ा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मेंटेनेंस और उनका असेसमेंट, ये सारा मैनेजमेंट खुद करता है अपने लिए, ताकि वो रिस्क आइडेंटिफाई कर सके, वो बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके। ये सब बातें आपने पढ़ी हैं। तो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल तो लगा ही होता है ना, और अगर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल लगा है तो आपको चेक करना भी जरूरी है। कितने पॉइंट याद हुए? पहला, लीगल स्टेटस जानना है। दूसरा, उसका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जानना जरूरी है, जैसे उनका मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और तीसरी बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना जरूरी है। ठीक है सर, आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कर लिया, तो जो उस कंपनी में जो मेंबर्स होंगे, भाई कंपनी ही नहीं है ना, बाकी की भी हो सकती हैं, हम ये सारे की बात कर रहा हूं, यानी कंपनी जो हो सकती हैं, फर्म हो सकती है, एनजीओ हो सकती है, क्लब हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इन सबके लिए कॉमन पॉइंट है लीगल स्टेटस, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप जानोगे कि उनके जो मेंबर्स हैं उनका पावर क्या है। मेंबर्स यानी कंपनी में मेंबर्स होते हैं, और बहुत जगह उनके ऑफिसर्स भी होते हैं, यानी मेंबर्स और ऑफिसर्स जो उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनका पावर जानना आपको जरूरी है। ठीक है सर। पांचवी बात यह है कि उन्होंने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया, उसे एग्जामिन कर लीजिए। और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, उनकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, उनको भी एग्जामिन कर लीजिए। सर इतना तो बड़ा कॉमन बात है, फिर से रिपीट करिए। लीगल स्टेटस, उनका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उनके जो मेंबर्स या ऑफिसर्स हैं उनका पावर क्या क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी लगाई है उन्होंने, रिकॉर्ड्स कौन से मेंटेन किए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लीजिए, और साथ साथ मिनट्स बुक को जरूर चेक करिए, एग्जामिन करिए मिनट बुक, मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। कंपनी का केस होता है तो जनरल मीटिंग में ये सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं या कहीं, तो जो मीटिंग का जो निकलता है, सारी बातें जो होती है वो किसी मिनट बुक में रिकॉर्ड होती है, उसे मिनट्स बोलते हैं, जिस बुक में रिकॉर्ड कर दी जाती हैं, उनको भी आप एग्जामिन करिए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, और अगर उन डिसीजंस और उन पर उनसे रिलेटेड जो बातें की गई हैं, चर्चा की गई हैं, अगर उसे मिनट्स बुक में लिखी गई हैं और आप उसे देख लोगे तो काफी कुछ समझ जाओगे, ऑडिट करना आसान हो जाएगा। सर याद हो गया 6 पॉइंट? हाँ सर याद हो गया, 6 हो गए। अब हमें 6 और पढ़ने हैं, ये 6 कॉमन है और बाकी के 6 पॉइंट आप सबके थोड़े थोड़े अलग अलग रहेंगे। चलिए देखते हैं, रिपीट करूं एक बार। अभी तक हमें 14 मिनट्स हो गए, मैं जानता हूं इस चैप्टर में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, शायद कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहा हूं, पर बस आप इतना ही कर लीजिए जितना मैं करा रहा हूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा, सच बता रहा हूं, आप उसे, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप उसे ट्राई कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। फिर से रिपीट करूं, सबसे पहले लीगल स्टेटस रिव्यू करिए, फिर उनका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जानिए, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लीजिए, उनके ऑफिसर्स या मेंबर्स के पावर देख लीजिए, फिर मेंटेन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने फॉलो किया उनको चेक कर लीजिए, उनके मिनट्स बुक को एग्जामिन कर लीजिए। खत्म। अब 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट की और बात करते हैं। नहीं 6 ही नहीं, आप 15-18 भी लिख सकते हो, मिनिमम आपको इतना लिखना है। अब सर इतना देखने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप मुझे सच सच सोच के बताना कि उस कंपनी में
आपको नहीं लगता कि उन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाए होंगे, यानी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए? उनमें उनका रिसिप्ट दिया होगा, हाँ सर। उनमें उनके एक्सपेंडिचर दिए होंगे, बिल्कुल। उनके कितने, उनकी इनकम कौन कौन सा है, इनकम के सोर्स कौन है, वो भी लिखा होगा उनके पास। उनके एक्सपेंडिचर का भी अकाउंटिंग हुई होगी, कितने खर्चे कहां कहां किया है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ ही साथ उनकी बैलेंस शीट होगी, तो उसमें असेट्स आपके पास होंगे, उसमें लायबिलिटीज दिए होंगे। इन चारों के रिगार्डिंग आपको कुछ बातों को टेस्ट कर लीजिए, उन्हें लिख दीजिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या आप नहीं जानते हो कि असेट को कैसे चेक किया जाता है? अभी आपको आसान लगेगा, मेरे साथ बने रहिए लगभग 1 घंटे तक, ठीक है? तो आप उनकी इनकम को चेक करिए, और इनकम को चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए 2-3 पॉइंट याद रखिए। जैसे भाई इनकम सबकी अलग अलग होती है। कॉलेज की इनकम, स्कूल की इनकम उनके स्टूडेंट की फीस से आती है, उनके बसेस से आती है, किराए से आती है, बुक से आती है। तो उनकी इनकम को चेक करने का थोड़ा क्राइटेरिया तो अलग हो जाएगा, ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो उनके इनकम का सोर्स ट्रेडिंग है, उनका सोल प्रोप्राइटर है, उनका पार्टनरशिप फर्म जिस पर्पज से बना है उनका, इनके सबके इनकम थोड़े थोड़े अलग होंगे, हाँ या ना? समझ में आया होगा। फिर उनके खर्चे भी अलग होंगे। जैसे स्कूल में बात करो आप, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उनके खर्चे क्या होंगे? वो कोई गेम प्ले कराते हैं, अवार्ड देते हैं, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपने स्टाफ की सैलरी देते हैं, ये सारे काम करते हैं, तो उनके खर्चे अलग होंगे। इसी तरह किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, उनके खर्चे अलग होंगे। हमें यही पढ़ना है। असेट की बात करो तो असेट उनके पास कौन कौन से हैं या कौन से हो सकते हैं, उनको चेक कैसे करना है आप समझ सकते हो। डेप्रिसिएशन ठीक से लगाना है, आप समझ सकते हो। AS10 में आप समझ सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि उनकी लायबिलिटी कौन कौन सी है और कब लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी बना देते हैं, प्रीपेड है तो एसेट बना देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना, ये सारी बातें भी आपको चेक करनी है, हाँ या ना? बेसिकली आपको आइडिया लग गया कि हर किसी भी एंटिटी में अगर आपको ऑडिट करना है, नॉर्मली बैंक और कुछ पर्टिकुलर को छोड़ दो जो हमने यहां लिखे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट करना है, LLP का करना है, बैंक ऑडिट पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 है, वो अलग से कवर करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आपको पढ़ना है। ये जो है ना, इनका थोड़ा अलग है, इनमें अलग रूल्स हैं, उन्हें हम समझाएंगे, उनको छोड़ दो। बाकी के जो हैं 8-10 वो सब सेम तरीके से सॉल्व होंगे। 6 पॉइंट सबसे पहले, फिर आपको क्या चेक करना है, रिसिप्ट, फिर आपको क्या चेक करना है, एक्सपेंडिचर, फिर आपको असेट, फिर आपको लायबिलिटी। 4 पॉइंट ये हैं। इन चारों में से अगर 2-2 पॉइंट भी आप लिख दोगे तो कितने पॉइंट बन जाएंगे, 8 पॉइंट, और 6 वो मिलके कितने हो गए, 14। यानी आपको 14-15 पॉइंट लिखने, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अब हम जरा आपको एक एग्जाम्पल से बता ही देते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा देते हैं, या फिर एक काम करिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आपको ओवरव्यू मिल गया, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑडिट का करते हैं, फिर बाकी पे आते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट से। अब आप ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट को ऑडिट करना क्यों जरूरी है, आपको भी पता है। गवर्नमेंट इतना मनमाना काम करती है, भाई गवर्नमेंट की भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होती है ना पब्लिक के लिए। तो गवर्नमेंट सारा काम अच्छा कर रही कि नहीं, गवर्नमेंट पैसे को सही इस्तेमाल कर रही कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जहां से पैसे कमाती है वो हम ही आप तो हैं। टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, हमारे पैसे को सरकार सही जगह खर्चा नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये बात हम कैसे जाने कि गवर्नमेंट हमारे पैसों का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, ये जानेंगे तब जब गवर्नमेंट का ऑडिट किया जाएगा, ठीक है सर। तो गवर्नमेंट का ऑडिट करने के लिए कौन सा आदमी होगा जो गवर्नमेंट को ऑडिट करेगा? नॉर्मली तो हमने पढ़ लिया कि वो CA होना चाहिए, वो प्रैक्टिस में हो, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो ऑडिट करेगा। पर गवर्नमेंट का ऑडिट नॉर्मल इंसान नहीं करेगा, ये C&AG करेगा। फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है सर। अब ये जो C&AG ऑडिट करेगा,
अब हम देखेंगे कि कौन सा आदमी सीएजी बन सकता है, कैसे करेगा, ये सब तमाम सारी बातों पर हम इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है वो बताऊं। एक तो देखिए, जो इममटेरियल टॉपिक होंगे बहुत छोटे से, हो सकता है वो स्किप मिल जाए, आपको स्किप हो जाए, पर परेशान मत होना, सफिशियंट है। एक तो होगा सी एंड एजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज के चांसेस ज्यादा हैं, या एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सी एंड एजी के ड्यूटीज क्या होंगी और सी एंड एजी के पावर क्या हो सकते हैं, इससे अलग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का ऑडिट आप कैसे करोगे, क्या चेक करोगे, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। दूसरे क्वेश्चन में इंडिविजुअल लेवल पर छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे कि भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का ऑडिट आप कैसे करोगे, उनके रेवेन्यू यानी रिसिप्ट का ऑडिट कैसे करोगे, उनके स्टोर्स और इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करोगे, या इससे भी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आपके और डिटेल में पूछ सकता है कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर कैसे करोगे, ऑडिट ऑफ सैंक्शन क्या होता है, कैसे आप सैंक्शन का ऑडिट करोगे, प्रोविजन ऑफ फंड का ऑडिट कैसे करोगे, प्रोप्राइटरी ऑडिट कैसे करोगे, परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे करोगे। ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स में, हाँ सर, लेकिन बड़े क्वेश्चन को, जब छोटे क्वेश्चन को आपको करना है तो उसका पूरा पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लो में, किस ऑर्डर में, क्यों ऐसा किया जा रहा है, लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक है सीएनडीजी। अगर आपको सीएजी आ गया तो फिर ऑडिट हम करते हैं। सीएनडीजी क्या होता है भाई, सीएनडीजी का वर्क क्या है, फटाफट से देखिएगा, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। सीएनडीजी का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑडिट करना। तो हमने कहा सीएनडीजी का काम गवर्नमेंट का ऑडिट करना है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है सर, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ही शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका प्रिंट आउट निकालिएगा, क्लियर आएगा, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में निकाल लीजिएगा। जनवरी अटेम्प्ट के लिए ये नोट्स बहुत और अच्छे से हम कर देंगे, अभी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। काम कौन करता है, सीएनडीजी का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑडिट। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिजाइन कैसे कर सकता है, कब रिजाइन करना पड़ेगा इसे सर, ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब ये प्रूव हो जाए कि उसने कोई मिसबिहेव किया है, या ये प्रूव हो जाए कि वो इनकैपेबल है। ऑडिट कर रहा है, इनकैपेबल कब होगा, जैसे उसका टेन्योर पूरा हो गया तो वो एलिजिबल ही अब नहीं है, उसकी 65 साल एज क्रॉस हो गई है तो वो एलिजिबल ही नहीं है, अब वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इनकैपेबल होने का मतलब अचानक पता चला बीवी छोड़ के भाग गई उसकी और वो अनसाउंड माइंड का हो गया, हाँ या ना, ब्रेकअप हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, दिमाग खराब हो गया, उसका काम में मन नहीं लग रहा, इनकैपेबिलिटी हो गई। तो सर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। रिजाइन अगर वो मिसबिहेवियर में प्रूव हो जाता है उसका, या इनकैपेबल हो जाता है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। टेन्योर कितना होता है सीएनडीजी का, 6 साल तक वो मैक्सिमम ड्यूटी करता है, और या फिर उसकी एज 65 ईयर कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल उसकी एज थी 64 ईयर और उसे 6 साल ड्यूटी करना है, तो 70 ईयर्स तक वो ड्यूटी कर सकता था, लेकिन नहीं कर सकता। जब 65 ईयर का वो हो जाएगा तो उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सर मैक्सिमम 6 साल तक वो ड्यूटी कर सकता है, यानी कि वो सीएनडीजी रह सकता है। और अगर उसकी एज 65 हो गई तो उसके बाद उसे वो सीएनडीजी नहीं रह पाएगा, चाहे कि वो उसके टेन्योर में 6 साल ना पूरे हुए हो सकता है 4 ही साल पूरा हुआ हो, फिर भी उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। सैलरी कितनी होती है भाई, इतना बड़ा आदमी गवर्नमेंट का ऑडिट करता है, सैलरी कितनी होगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है उतनी ही सैलरी सीएनडीजी की होती है, ठीक सर। ये 5 क्वेश्चन आपको याद होंगे। काम कौन सा करेगा, गवर्नमेंट ऑडिट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिजाइन कब करेगा, ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर, ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर आर इनकम्पिटेंट। टेन्योर कितना होगा, 6 ईयर्स और मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। सैलरी कितनी होगी, इक्वल टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ओके सर। अब इसका पावर एंड ड्यूटीज, ये 6वां क्वेश्चन है कि भाई सीएनडीजी के पावर क्या है, सीएनडीजी की ड्यूटी क्या है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ड्यूटी की। सीएनडीजी के लिए ड्यूटी में 7 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, ये 7 ड्यूटीज उसकी हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हमें 7 पॉइंट पढ़ने हैं
CNAG की ड्यूटी के लिए, और 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं उनकी पावर के लिए। ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटी है देखते हैं। सबसे पहले, कंपाइलिंग द अकाउंट एंड सब्सिडरी अकाउंट एंड रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो अकाउंट होता है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का होता है। मतलब पूरी इंडिया, हर स्टेट से जो रेवेन्यूज कलेक्ट होते हैं, वो जो इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो जो अकाउंट्स को कंपाइल करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को कंपाइल करना है, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी के, इन सबके अकाउंट्स को कंपाइल करना है। और रिपोर्ट किसको करना है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट आप कंपाइल कर रहे हो तो वहां पर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जब स्टेट गवर्नमेंट का जो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं या अकाउंट्स हैं उनको आप कंपाइल कर रहे हो तो रिपोर्ट करोगे गवर्नमेंट को, गवर्नर को। और अगर आप यूनियन टेरिटरी के अकाउंट्स और सब्सिडरी अकाउंट को कंपाइल कर रहे हो तो रिपोर्ट करोगे एडमिनिस्ट्रेटर को। मैं आप कह रहा हूं, आपका मतलब CNAG, क्योंकि आप CNAG हो। ठीक है, तो ड्यूटीज ध्यान में रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट को अगर कंसोलिडेट कर रहे हैं उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो पूरा फंड, और रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स और सब्सिडरी अकाउंट को कंपाइल करके उसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और उसे हम रिपोर्ट देंगे गवर्नर को। वहीं यूनियन टेरिटरी के केस में हम रिपोर्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को। ये 3 बातें ध्यान रखना, MCQ में पूछा जा सकता है। ये किसकी ड्यूटी है? CNAG की। CNAG की दूसरी ड्यूटी क्या है? ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, स्टेट मतलब स्टेट, हर सारे स्टेट जो भी इंडिया में हैं, इनकी जितनी रिसिप्ट है ना उनका ऑडिट करना है। स्टेट गवर्नमेंट की कितनी कमाई है कौन ऑडिट करेगा? CNAG। यूनियन का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है वो कौन करेगा? वो भी CNAG। फिर आता है तीसरा पॉइंट, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर, यानी जितने खर्चे करेंगे ना, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, जितने भी खर्चे करेंगे इन सब पर ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? अगर बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो खर्चे किए गए हैं, CFI से खर्चे किए गए हैं, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करो। CFS यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से वो खर्चे स्टेट ने किए हैं, गवर्नर को कर दो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, CFUT से जो खर्चे यूनियन टेरिटरी ने किए हैं, आप रिपोर्ट कर दो एडमिनिस्ट्रेटर को। 3 पॉइंट क्लियर, याद हो गया? पहला ये है कि कंपाइल करेंगे अकाउंट को और सब्सिडरी अकाउंट्स को, किसके? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं और यूनियन टेरिटरी के हैं। इन सब के कंसोलिडेटेड जो फंड हैं, ये वहां पर इनकी इनकम इकट्ठा हुई है, उसे ही कंसोलिडेटेड फंड बोलेंगे, और उनको प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों के केस में तीनों को हम रिपोर्ट दे देंगे। साथ ही साथ इनके जो यूनियन है और स्टेट से इनका जो रिसिप्ट है उसका ऑडिट करेंगे, और जो उन्होंने खर्चे किए हैं, खर्चे कहाँ से करोगे? जहां से इनकम आई, CFI, CFS, CFUT में इनकम इकट्ठा हुई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, तो उनका जब ऑडिट करोगे तो रिपोर्ट किसे करोगे? उसी को रिपोर्ट करोगे जिसका हम जिसके लिए हम उनका अकाउंट्स कंपाइल किए थे, यानी प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, चौथा काम हम क्या करेंगे? चौथा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी CNAG की? कि स्टोर्स और स्टॉक का ऑडिट करेंगे। सर, स्टोर्स और स्टॉक का ऑडिट कैसे करेंगे? अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, पांचवी बात क्या है? ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मैं फिर से याद दिला दूं, स्टोर्स स्टॉक का ऑडिट करोगे, एक्सपेंडिचर का आपने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट क्या कर दिया आपने, और साथ साथ कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट्स को
कंपाइल करके यानी कि उन्होंने रिपोर्ट कर दिया प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को। ये 4 काम हो गए। 5वां काम क्या है? ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर एनी अथॉरिटी इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय ग्रांट्स और लोन फ्रॉम CFI, CFS एंड CFUT। मतलब कोई भी किसी भी अथॉरिटी के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, CNAG की जिम्मेदारी होगी। कब? अगर उस अथॉरिटी के लिए जो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है बाय ग्रांट, लोन फ्रॉम CFI, CFS एंड CFUT, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इनके फंड से वो अगर फाइनेंस्ड की गई है तो उनके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का भी ऑडिट कौन करेगा? CNAG ही करेगा। ठीक है सर। 6वीं बात आपको याद रखनी है कि ग्रांट और लोन का भी ऑडिट कर दीजिए और साथ साथ जितनी गवर्नमेंट कंपनी और कारपोरेशन है उनका भी ऑडिट CNAG करेगा। मेरे साथ साथ बोलिए, क्या 6 पॉइंट आपको याद हो गए? सर पहले तो सब्सिडरी अकाउंट और बाकी के अकाउंट को कंपाइल करना है और रिपोर्ट करना है। दूसरा हमने पढ़ा रिसिप्ट, यूनियन और स्टेट्स के रिसिप्ट को ऑडिट करना है, फिर उनके खर्चों का ऑडिट करना है, फिर स्टोर से स्टॉक को ऑडिट करना है, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का ऑडिट उनका करना है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी अथॉरिटी जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द ग्रांट और लोन ऑफ CFI, CFS एंड CFUT है। और 6वीं बात हमने कहा ग्रांट और लोन का ऑडिट कर दीजिए, गवर्नमेंट कंपनी और कारपोरेशन को ऑडिट कर दीजिए। ये काम CNAG का है, ये CNAG की ड्यूटी है। सर पावर क्या है? पावर ये है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। अगर यूटी के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके ऑफिस में जो अकाउंट्स रखे हुए हैं वो उन सबको चेक कर सकता है। कौन? CNAG। दूसरा इनका पावर ये है कि डिमांड एनी डॉक्यूमेंट, बुक्स एंड रिकॉर्ड, ये कोई भी डॉक्यूमेंट, बुक या रिकॉर्ड डिमांड कर सकते हैं, गवर्नमेंट से मांग सकते हैं इनको चेक करने के लिए। तीसरा इनका पावर है पुट सच क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं टू अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑफिस एंड कॉल फ्रॉम सच इंफॉर्मेशन। वो उन जो भी अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये अधिकार है CNAG का। 4th पॉइंट है कैन चेक एनी अकाउंट और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एज ही मे डिटरमाइन नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट ऑडिट। उन्हें लगता है कि ऑडिट के लिए कोई भी अकाउंट या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को चेक करना जरूरी है तो वो चेक कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको अमित शाह जी भी नहीं रोक सकते। बात समझ में आ गई? इतनी पावर होती है CNAG की। ठीक है सर। तो CNAG खत्म हो गया। यहां पर मैं एक बार 1 मिनट में टाइम और आपका लगाता हूं। CNAG काम क्या करता है? गवर्नमेंट ऑडिट का। अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिजाइन कब कर सकता है? मिसबिहेवियर या इनकम्पिटेंसी के केस में। टेन्योर कब होता है? 6 ईयर या 65 साल की उम्र हो जाए। सैलरी कितनी होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी। पावर और ड्यूटी क्या होंगी? ड्यूटी कितनी क्या होगी उनकी? हमने पढ़ी 7 ड्यूटी की अकाउंट्स और सब्सिडरी अकाउंट्स को कंपाइल करना है और रिपोर्ट करना है प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को इन केस ऑफ CG एंड SG एंड यूनियन टेरिटरी। फिर हमने कहा रिसिप्ट, यूनियन और स्टेट के रिसिप्ट को हम ऑडिट करेंगे, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर को ऑडिट करेंगे, CFI, CFS और CFUT से हुआ है तो। स्टोर और स्टॉक का ऑडिट करेंगे, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का ऑडिट करेंगे उन अथॉरिटी का जो CFI, CFS या CFUT से सब्सटेंशियली फाइनेंस किए गए हों। ग्रांट और लोन का ऑडिट करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी और कारपोरेशन का ऑडिट करेंगे। पावर यह है कि भैया वो किसी भी ऑफिस में जाकर के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जो कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट, बुक्स और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे तो मांग सकते हैं। और साथ साथ उन्हें लगता है ऑडिट के लिए कोई भी अकाउंट, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या अकाउंट बैलेंसेस को वो चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी पावर में है। अब आती है बात ऑडिट की। गवर्नमेंट का ऑडिट हम कैसे करते हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि ये जिम्मेदारी है, ऐसे ऐसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। यानी गवर्नमेंट का ऑडिट करने के लिए अगर हम जाएंगे तो हमें 3 चीजों को ऑडिट करना है। पहला, गवर्नमेंट के खर्चों को ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट बोलेंगे। दूसरा, उनके रिसिप्ट का ऑडिट करेंगे। और तीसरा, स्टोर्स और इन्वेंट्री का ऑडिट करेंगे। सर
एक्सपेंडिचर ऑडिट हम कैसे करेंगे? एक बात तो जानते हैं, असली खेल तो खर्चों में होता है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चों में ही तो खेल करती होगी। तो चलो ऑडिट करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑडिट करने के लिए हमको 5 चीजों को ऑडिट करना है, यानी 5 बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन से, मैं जरा हाईलाइट करूं। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। यानी ये 5 तरह के ऑडिट हमें करने हैं अगर हमें उनके एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना है तो। सबसे पहले हम रूल्स एंड ऑर्डर की बात करते हैं। सर, रूल्स एंड ऑर्डर में क्या होगा कि एज एन ऑडिटर, ऑडिटर मतलब CNAG, सी रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर टू सी दैट एक्सपेंडिचर इज एज पर। आप उनके रूल को देखो, रेगुलेशंस को देखो, ऑर्डर्स को देखो कि भैया खर्चे एज पर दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लॉ मेड देयर अंडर। यानी लॉ के ही हिसाब से वो इनकंसिस्टेंट ना हो, वो खर्चे इनकंसिस्टेंट ना हो, जैसा लॉ में दिया हो उसी के अनुरूप, उसी के हिसाब से ही हमें उन खर्चों को करना है। ठीक है, अगर कोई लॉ बना है तो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, COI के हिसाब से। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो दिया है ना कि अगर हमें ये फंड इस निधि में जाना है तो उसी में जाएगा, इतना ही भेजना है इतना जाएगा, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो लॉ बने हो उनके रिगार्डिंग, उसके अंदर उनसे इनकंसिस्टेंट ना हो, मतलब उनके समरूप हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, दूसरी बात क्या पढ़नी है, दे आर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट एज डिटरमाइंड बाय CNAG, CNAG के हिसाब से हो। तीसरी, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जैसा CNAG ने बताया। तीसरी बात, दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट में ना हो विद ऑर्डर ऑफ एज रूल मेड बाय द एनी हायर अथॉरिटी। कोई भी हायर अथॉरिटी ने जो रूल वगैरह बनाए हैं, जो ऑर्डर वगैरह पास किए हैं, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसा हुआ हो, जैसे ऑर्डर हुए हो, जैसे रूल में बताया गया हो, वे उसी तरीके से खर्चे किए गए हों। ठीक है, इन केस ऑफ दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी। अब बात अप्रूवल की होगी, किसी भी खर्चे का अप्रूवल कंपीटेंट अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए। हर खर्चे हर कोई थोड़ी ना उन्हें अप्रूव करेगा, कोई ना कोई बना होगा सिस्टम कि भाई इन खर्चों का अप्रूवल कौन करेगा, होम मिनिस्टर करेगा कि प्राइम मिनिस्टर करेगा, जो भी हो। तो जो अप्रूवल है ना, वो उस अथॉराइज्ड पर्सन से होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा वो अप्रूव किया गया हो, यानी वो अथॉरिटी कैसी हो, कंपीटेंट हो। इश्यूइंग अथॉरिटी पसेस द नेसेसरी रूल मेकिंग पावर, और वो जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसके पास रूल बनाने का पावर हो। मतलब सर मुझे कुछ याद नहीं है, सिंपल बात बोलूं, आप रूल एंड ऑर्डर को चेक करो, रूल्स चेक करो, ऑर्डर चेक करो कि जो खर्चे किए गए हैं वो एज पर रूल है या नहीं, एज पर ऑर्डर है या नहीं, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। ये भी चेक करो कि जो रूल या ऑर्डर पास किए गए हों वो कंपीटेंट अथॉरिटी ने पास किए हों, और ये भी चेक करो कि जिसने भी ये रूल बनाया उसी को बनाना है, वो वैसे ही काम कर रहा है या नहीं, वैसे ही हमने खर्चे किए हैं या नहीं। ऑडिट ऑफ सैंक्शन में क्या करेंगे, गवर्नमेंट का चेक करो कि भाई उसका प्रॉपर सैंक्शनिंग हुआ है कि नहीं। देखो, सैंक्शन वगैरह करने का मतलब एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना होता है। ऐसे थोड़ी ना है करोड़ों का, 1000 करोड़ का खर्चा पास कर दिया गया, ठीक है, रामू काका की दुकान है, ठीक है, हो गया, चॉकलेट खा लो जाके, नहीं ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पब्लिक का। तो एक्सपेंडिचर जो है ना वो सैंक्शन में कवर होना चाहिए। अगर सैंक्शनिंग हुई है तो ठीक है। अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट, जो अथॉरिटी से सैंक्शन करती है, इट इज कंपीटेंट फॉर द पर्पज, और वो अथॉरिटी कंपीटेंट हो। मतलब सैंक्शन करने का पावर किसी और को कर कोई और दिया रहा है, इतना उल्टा पुल्टा काम होगा तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। ठीक है, तो सैंक्शन को ऑडिट करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है, सैंक्शन में कवर होना चाहिए वो खर्चा, साथ ही साथ वो जो एक्सपेंडिचर है उसको जो सैंक्शनिंग करने वाली अथॉरिटी है वो कंपीटेंट होनी चाहिए। और मैं याद दिला दूं,
आप गवर्नमेंट के खर्चों को ऑडिट कर रहे हो, एक्सपेंडिचर को ऑडिट कर रहे हो। और जब आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का ऑडिट करोगे तो आप रूल्स एंड ऑर्डर चेक करोगे, फिर सैंक्शन का ऑडिट करोगे, सैंक्शन चेक करोगे, फिर ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। इसमें क्या होगा, ऑडिटर चेक करेगा कि एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड फॉर द सेम पर्पज फॉर विच द ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन हैड बीन प्रोवाइडेड। जिस काम के लिए पैसे दिए गए हों, जिस काम के लिए वो प्रोविजन बनाया गया हो, उसी काम में वो खर्चे किए गए हों, वो पैसा वहीं इस्तेमाल किया गया हो। पीएम केयर फंड का पैसा कोविड में आने के बाद अगर वो खर्चे बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस बनाने में किए गए हों, किए जाएं, तो क्या यह सही होगा? द आंसर इज नो। यानी जिस काम के लिए जो प्रोविजन बनाया गया हो वो उसी काम में खर्चे किए गए हों। ठीक है सर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द एप्रोप्रिएशंस मेड। जितना एप्रोप्रिएशन बनाया गया हो कि भाई इस काम में इतना खर्चा लगेगा, उसमें उतना ही खर्चा लगना चाहिए। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड, वो उससे भी ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए। ठीक है सर। अब आप चौथा काम करोगे, प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो ऑडिट आप सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि जो खर्चे हैं ना वो प्रॉपर सैंक्शनिंग भी हुआ हो, उनका प्रोविजन भी बना हो, रूल के अकॉर्डिंग भी हो, रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी स्टिल मे बी इम्प्रॉपर, मे बी इम्प्रॉपर। सब अच्छा है, सैंक्शन किया गया, प्रोविजन बनाया गया, रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हुए हैं खर्चे, लेकिन इम्प्रॉपर हो सकता है, अवॉइडेबल और नॉट यूजफुल एक्सपेंडिचर, या ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो यूजफुल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली में लक्ष्मी नगर में अगर आप देखोगे तो मेट्रो के किनारे किनारे एक ट्रैक बनाए गए हैं और वो 2 बार उखाड़ करके फेंक दिया गया। पहले रोड तैयार होती है, एकदम काम हो जाता है, फिर आने के बाद खुदाई शुरू होती है, पूछते हैं सर आप अब क्या कर रहे हो, तो कहते नहीं ना नीचे पाइप लगनी थी, गैस लाइन। अच्छा सर। फिर अगली बार दोबारा खुदाई होती है तो फिर कहते हैं अब क्या लगनी थी, क्या नहीं अब तो पानी वाली पाइप जानी है। क्या आपको नहीं लगता कि रोड बनते ही टाइम उसी टाइम पे काम हो जाते तो शायद खर्चे बच जाते, वेस्ट ना होता पब्लिक का खर्चा, पब्लिक का पैसा। रोड के किनारे जो खंबे गड़े, छोटे छोटे डिजाइनिंग खंबे बड़े, वो टूट गए, 1 हफ्ते के अंदर में टूटने लगे और वापस से दोबारा लगाए गए। आपको नहीं लगता कि ये पैसे किसकी गाड़ी कमाई का है? हमारे, आपके, हम आपके पैसों का ये बर्बादी है। तो वही कह रहा हूं ना कि सैंक्शनिंग भी हुई होगी अच्छी, प्रोविजन भी अच्छे से रहा है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो एक्सपेंडिचर इम्प्रॉपर हो या यूजफुल ही ना हो, या उनको अवॉइड किया जा सकता था। जी सर। तो ऑडिटर विल सी द फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ ट्रांजैक्शन। कितना फेथफुल, कितना इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने किया है, ऑडिटर को ये चेक करना होता है। और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं लेड डाउन टू ऑडिट कोड आर, यानी 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? कि जो खर्चे हैं ना वो, यानी कि आप जब प्रोप्राइटरी ऑडिट करोगे ना, जब आप ये चीज देखोगे सारा सैंक्शनिंग वगैरह अच्छा है, फिर भी वो खर्चे यूजफुल नहीं है, वो अवॉइडेबल हो सकते थे, वो अवॉइड किए जा सकते थे, वो खर्चे प्रॉपर नहीं है, ऐसे केस में ऑडिटर उनका फेथफुलनेस चेक करेगा, ट्रांजैक्शन की इकोनॉमी देखेगा, और इसके लिए 3 चीजें और देखेगा। क्या? कि एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन व्हाट ओकेजन डिमांड। जरूरत के हिसाब से खर्चे हों, समझ रहे हैं ना? जो जरूरत हो उसी हिसाब से खर्चे सरकार करे, फर्जी के खर्चे ना करे, पब्लिक की गाड़ी कमाई पसीने के पैसे को बर्बाद ना करे। ठीक है सर। इवन पब्लिक ऑफिसर जो होते हैं ना, शुड एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल एक्सरसाइज इन हिज ओन मनी। सिंपल भाषा में बोलूं अगर आपसे, तो आपकी मम्मी जिस तरह बचत करके जरूरत के हिसाब से खर्चे करती है ना, गवर्नमेंट को या फिर जो ऑफिशियल्स हैं जो इनमें लगे होते हैं, जो जिनका ये काम है, उनको भी प्रॉपर इन पैसों का वैसे ही केयर करना चाहिए जैसे वो खुद का करना। जे ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब वो इंसान अपने पैसे का, अपने सामान की जैसे सुरक्षा व्यवस्था उसको
जरूरत पर इस्तेमाल करता है वैसे ही करना चाहिए। पब्लिक का पैसा है, उसे मान के चलिए ऐसे यूज करिए जैसे आपका अपना होता, तो कितना अच्छा यूटिलाइज आप करते। दूसरी बात, शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिट एज पर्टिकुलर पर्सन आर सैंक्शन ऑफ कम्युनिटी। ऐसा यूटिलाइज नहीं होना चाहिए कि वो बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, किसी व्यक्ति विशेष, अपने रिश्तेदार को, अपनी बीवी के भाई को, साले को, मतलब किसी ऐसे कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर इंसान को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो खर्चे सरकार ना कर रही हो। ऐसा ना हो रहा हो कि बिल्कुल अलग से किसी काम के लिए दे दिया, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के दे दिया। यहां पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बचना चाहूंगा, लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारी चीज करती है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को पैसे पहुंचाती है, जिससे क्या होता है, वोट बैंक बनता है। ठीक है। तीसरी बात, नो अथॉरिटी सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर शैल पास ऑर्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। यानी कि जो सैंक्शन किया जाता है ना खर्चों का, ऑर्डर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने एडवांटेज के लिए पास नहीं होने चाहिए। ये बातों का आप ध्यान रखिए। मैं रिपीट करूं क्या, हौच-पौच हो गया, मैं वापस से पहुंचाता हूं। गवर्नमेंट ऑडिट में सीएनएजी की बात पढ़ा हमने, फिर ऑडिट करने लगे। ऑडिट करेंगे तो हम एक्सपेंडिचर ऑडिट करेंगे, उनका रिसिप्ट देखेंगे, यानी खर्चे, इनकम और स्टोर्स चेक करेंगे। खर्चों के लिए हमने कहा कि हमें 5 बातें पढ़नी है। अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। रूल्स ऑर्डर में उनके रूल वगैरह चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे कि प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर रूल को फॉलो किया गया हो कि नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। सैंक्शन में हम चेक करेंगे कि प्रॉपर सैंक्शन में कवर है वो अमाउंट या नहीं, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी कंपिटेंट है या नहीं, अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं है। प्रोविजन ऑफ फंड में हम चेक करेंगे उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया हो जिस पर्पज के लिए वो बनाया गया था, जिसका प्रोविजन बना था, और उस प्रोविजनिंग अमाउंट से कहीं ज्यादा खर्चे तो नहीं कर दे रही सरकार। और प्रोप्राइटरी एडिट का मतलब होता है कि भाई ऐसे केस में सारी चीजें सही होती, सैंक्शनिंग अच्छी है, प्रोविजन ठीक से बनाया गया है, प्रॉपर इंसान ने उसे सैंक्शन किया है, फिर भी वो खर्चे इम्प्रॉपर हैं, यानी अवॉइड किए जा सकते थे, वेस्ट ऑफ मनी है और वो यूजफुल नहीं है। ऐसे केस में आप ऑडिटर के तौर पे आप क्या करोगे, फेथफुलनेस चेक करोगे, ट्रांजैक्शंस की इकोनॉमी चेक करोगे कि कितना ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा रहा है। और जनरल प्रिंसिपल इसके रिगार्डिंग 3 बातों का ध्यान रखना है। इंडिविजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें आप क्या करोगे कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन व्हाट ओकेजन डिमांड। स्थिति, जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत हो उतना ही खर्चा हो, और साथ साथ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ना किए गए हो, उसका इस्तेमाल ऐसे करे सरकार या ऑफिशियल्स ऐसे करे जैसे वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होता, उनके खुद के पैसे होते। कितना सूझबूझ से वो इस्तेमाल करता है। एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ही विल एक्सरसाइज इन हिज ओन मनी। नो अथॉरिटी सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर शैल पास ऑर्डर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ना हो। ठीक है। 5वीं बात, परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस में आप क्या देखोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। परफॉर्मेंस में आप क्या देखोगे, एक तो इफिशियंसी देखोगे, और यानी इफिशियंसी ऑडिट का मतलब वेदर द स्कीम एंड प्रोजेक्ट आर एग्जीक्यूटेड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब फायदा, पब्लिक के लिए एडवांटेज दे, ठीक है, फायदा देने वाला हो। यानी जो स्कीम है या प्रोजेक्ट हो उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए इकोनॉमिकली, जिसका फायदा हो। ऐसे प्रोजेक्ट मत बनाओ कि बर्बाद हो जाए सब। वेदर दे आर गिविंग डिजायर्ड रिजल्ट, क्या जो प्रोजेक्ट आपने जो सोच कर बनाया था वो डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है, उसका फायदा हो रहा है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड रिसोर्सेस यूज्ड, जो प्रोड्यूस हुए हैं और जो यूज हुए हैं रिसोर्सेस, उनके बीच रिलेशन देखो कि इस्तेमाल ज्यादा हो गया, आउटपुट कम निकला, तो फायदा क्या होगा, नुकसान होगा ना पब्लिक का। यानी ये भी चेक करिए कि जितना लगाया है इनपुट उतना आउटपुट भी मिल रहा है या नहीं। ये हो गया हमारा इफिशियंसी ऑडिट। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी ऑडिट की। इकोनॉमी ऑडिट में क्या होगा, गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमिकल मैनर। जो फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट उसे इकोनॉमिकल मैनर में एक्वायर किया हो। मतलब आप यही कह सकते हो
कि जब आप परफॉर्मेंस ऑडिट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में परफॉर्मेंस ऑडिट करोगे तो उनकी इफिशियंसी चेक करते हो कि भैया जिस काम के लिए बना है, जिस काम के लिए वो खर्चे किए गए हैं वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, और साथ साथ जो उन्होंने यूटिलाइज किया है रिसोर्सेस को और जो प्रोड्यूस किया है गुड्स या सर्विस, उनके बीच का रिलेशन देखोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आउटपुट कम है इनपुट ज्यादा है तो फायदा क्या वो काम करने का, पब्लिक का, हमारा, आपका पसीने की कमाई बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह इकोनॉमी ऑडिट में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भाई फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस उसने एक्वायर किए हो वो इकोनॉमिकल मैनर में किए हो। इफेक्टिवनेस में हम चेक करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कितना इफेक्टिव है, मतलब अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट विथ टारगेटेड ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइन करिए, टारगेटेड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज इफिशियंसी ऑफ द मीन अडॉप्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो भी प्रोजेक्ट था, उस पर्पज से अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल, यानी उस पर सारे काम होंगे, उनमें खर्चे सही से लगेंगे, उनका देखभाल सही से होगा, एक्टिव होकर के सारा काम होगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ठीक है, उन प्रोजेक्ट का या स्कीम के लिए जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट अच्छे से किए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे वो ऑब्जेक्टिव अटेन हो जाएगा जिसके लिए वो खर्चे किए गए हों। वो ऑब्जेक्टिव जब अचीव होगा तभी तो हमारा टारगेट पूरा होगा, तभी गवर्नमेंट अपने मकसद में पास होगी। मतलब सर अगर मैं ये बात कहूं कि हमें ऑडिट गवर्नमेंट का करना है तो एक्सपेंडिचर चेक करना है, एक्सपेंडिचर चेक करना है तो 5 बातें चेक करनी है, रूल्स ऑर्डर चेक करने हैं, सैंक्शनिंग देखनी है, और ऑडिट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड देखना है, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। ये 5 बातें करने के बाद हम रिसिप्ट और स्टोर्स को भी चेक करेंगे। सर रिसिप्ट में क्या चेक करोगे कि जितना रेवेन्यू रिसिप्ट है वो करेक्टली असेस्ड है या नहीं। अब आपको भी पता है ना, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, यानी ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, वो करेक्टली असेसमेंट उसका हुआ है कि नहीं, प्रॉपर क्रेडिट हुआ है कि नहीं गवर्नमेंट अकाउंट में। और गवर्नमेंट अकाउंट आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी के लिए सीएफयूटी यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये बात हमने आपको बताई। तो आप देखो ना कि रेवेन्यू प्रॉपर असेस हुआ है, प्रॉपर क्रेडिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। एडिक्वेट रेगुलेशन एंड प्रोसीजर हैव बीन फ्रेम टू इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट, पूरा प्रॉपर रेगुलेशन और प्रॉपर प्रोसीजर बना हो उनके असेसमेंट को लेकर के, कहीं कोई गलती ना हो, कहीं किसी भी तरह का कोई करप्शन ना हो। वेदर सच रेगुलेशन एंड प्रोसीजर आर एक्चुअली कैरिड आउट, जो रेगुलेशन वगैरह बनाया गया है आप चेक करो कि आप प्रॉपर कैरी आउट किया गया है कि नहीं। फिर से मैं बोलता हूं, क्या करो आप, प्रॉपर चेक करो, असेसमेंट ठीक हुआ है कि नहीं, गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं, और रेगुलेशंस प्रॉपर बने हैं कि नहीं, और जो रेगुलेशन बने हैं उन्हें एक्चुअली वो कैरी आउट हो रहे हैं कि नहीं, उन्हीं रेगुलेशंस के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। और whether adequate checks are imposed to ensure the prompt detection and investigation of irregularities, fraudulent refund। मतलब अगर कोई irregularities मिलती है, ठीक है, या फिर कोई फ्रॉडुलेंट रिफंड वाउचर है, या कोई रेवेन्यू का लॉस है, ऐसे केस में एडिक्वेटली वो चेक किया गया, चेक इंपोज किया गया कि नहीं। यानी गवर्नमेंट को भी एक्टिव होना पड़ेगा फ्रॉड के रिगार्डिंग, इरेगुलरिटीज के अकॉर्डिंग। और आप ऑडिटर हो, एज एन ऑडिटर आप ये बातें नोटिस करोगे कि कहीं कोई इरेगुलरिटी है, कहीं कोई फ्रॉडुलेंट रिफंड वाउचर तो नहीं बना दिया गया, कहीं रेवेन्यू का लॉस जो हुआ उस पर फोकस जाएगा आपका कि भाई मैटर क्या है, मामला क्या है। और साथ साथ सिस्टम और प्रोसीजर को रिव्यू भी करोगे कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सही सिस्टम लगाया गया है कि नहीं। और जब आप स्टोर और इन्वेंट्री को चेक करोगे तो आप सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे। अगर इंटरनल कंट्रोल में, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने हिंट हिंट में करके लिखा है चीजों को, यानी पूरा का पूरा वर्डिंग सेंटेंस नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है आपको, इतनी बात याद रखिए, आप लिख लोगे। इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे और अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई डिफिशियंसी है तो क्या करोगे, आप गवर्नमेंट को बताओगे, कम्युनिकेट करोगे भैया ये मामला गड़बड़ है, ठीक है। और साथ साथ स्टोर और स्टॉक रजिस्टर को चेक कर लोगे दूसरे पॉइंट में। तीसरा काम क्या करोगे, चेक करोगे कि वो प्रॉपरली स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं है, और जो प्राइस है परचेज के लिए, जो प्राइस यानी स्टॉक को खरीदा होगा आपने,
उसको खरीदने के लिए जो प्राइस पे किया गया है वो रीजनेबल है कि नहीं, और फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो स्टॉक का कि भैया वो आइडल है या यूज में है। आइडल मतलब वेस्ट पड़ा हुआ जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यूज में है तो अच्छी बात है, आइडल है तो पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, ये भी आप चेक कर लो, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर लो। फिजिकल वेरिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर एसेट, राइट। इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑडिट, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह हो कोई इंस्टीट्यूट है उसका ऑडिट कैसे करोगे। हमने आपसे क्या बोला, लगभग 12-15 पॉइंट आपको लिखने, ये बात ध्यान है, और हमने 6 पॉइंट आपको बताए थे, वापस से आपको याद दिला दूं। वो 6 पॉइंट कौन है, लीगल स्टेटस चेक कर लो, उनका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट चेक करो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, मेंबर्स के पावर चेक करो, अकाउंटिंग पॉलिसी और उनका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो कि मेंटेन है कि नहीं, उनके मिनट बुक को चेक कर लो। इतनी बातें आप रट लो, 6 पॉइंट तो डिक्टो उठा करके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 6 तो हो गए, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-3 मार्क्स तो आपके यहीं पे कंफर्म हो गए। अब आगे क्या करना है आपको, अब आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि भैया वो 6 कॉमन पॉइंट लिख दीजिए, यानी 6 पॉइंट आपके तैयार हो गए, ठीक है। अब आपको 4 पॉइंट के रिगार्डिंग, यानी 4 बातें हैं, आपको वहां पर रिसिप्ट नहीं लिखना है, ये आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखिए पॉइंट इन्हीं में से उठाने हैं। 6 हो गए, दो ये 4 बातें हैं, रिसिप्ट, मैं एक बारी जरा इसे हाईलाइट करूं, रिसिप्ट, पेमेंट, असेट, लाइबिलिटी, यानी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पॉइंट हो गया आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो गया और ये बैलेंस शीट से रिलेटेड हो गया। अब इनमें से सब में से 2-2, 4-4 पॉइंट आप अगर उठा लोगे तो 20 पॉइंट आपके एग्जाम में लिखने के लिए हो जाएंगे और आपका काम हो गया। चलिए सबसे पहले रिसिप्ट की बात करें, और मुझे अपने आप से बताना दिल से सोच के कि सर कॉलेज में रिसिप्ट कहां से होगी, रिसिप्ट मतलब इनकम कहां से होगी। एक तो भैया या तो उनको फीस मिलेगी, या तो कॉलेज है चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो डोनेशन मिलेगा, या तो उन्होंने कॉलेज का कोई पोर्शन, कोई जगह उनके पास पड़ी थी, हॉल पड़ा था, उसे उन्होंने रेंट पे दे दिया है तो रेंट रिसीव हो गया। ये 3 जगह से इनकम उनकी होने के चांस है। तो जब आपको फीस का इनकम पता है तो फीस कैसे चेक करोगे, अपने आप से बताना जरा भाई। एडमिशन फीस चेक करो कि अगर रिफंडेबल है, कई बार रिफंडेबल होता है ना, पेमेंट हो गया रिफंड करना है, तो रिफंडेबल है यानी कि उस कॉलेज उस इंस्टीट्यूशन की क्या है, लाइबिलिटी है। तो अगर एडमिशन फीस रिफंडेबल है तो एज ए लाइबिलिटी शो किया गया है या नहीं शो किया गया है, ये बात आप देख लो, उन्हें लाइबिलिटी जैसा शो किया गया है या नहीं, ठीक है सर। अगर डिस्काउंट देना दे रहा है, यानी कि बुक्स में आपको डिस्काउंट दिखाया गया है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो देखो क्या वो ऑथराइज है कि नहीं, ऑथराइजेशन है कि नहीं, डिस्काउंट देना अलाउड है कि नहीं। अगर कोई फीस वेवर की बात करो, फीस वेवर का मतलब फीस में छूट मिल जाती है। कॉलेज स्कूल में क्या होता है, कई बार एक घर से 3 बच्चे होंगे तो एक बच्चे की फीस माफी, या फिर ऐसा होता है जो EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेशन से लोग आते हैं, यानी ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीक माने जाते हैं उस सेक्शन से आते हैं, तो उनके लिए फीस वेवर के चांस है। फीस वेवर मतलब छोड़ देना, तो आप उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक कर लो, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म फीस आउटस्टैंडिंग है तो आप इंश्योर करो प्रॉपर स्टेप्स बाय द मैनेजमेंट कि भैया इतने दिन से फीस बकाया है, मैनेजमेंट ने पैसे कलेक्ट करने की कोशिश की या नहीं की, ठीक है। उनका स्टेप्स देखो उन्होंने क्या इसके बदले में क्या किया। फिर आप कैशबुक पासबुक चेक कर लो, क्योंकि भाई अगर फीस मिला होगा तो कैशबुक पासबुक में एंट्री हुई होगी। और रिसिप्ट की कॉपी चेक कर लो, वो जो होता नहीं फीस की रसीद दी जाती है रिसीविंग, तो उनकी एक कॉपी उसके पास रहती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास, तो आप वो भी चेक कर लो। इतनी बातें चेक करने के बाद आप किसी न किसी कंक्लूजन तक जरूर पहुंचेंगे। फिर आप डोनेशन की बात करो तो भैया अगर गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया है तो आप भाई चेक कर लो ना उनका सैंक्शन लेटर। फिर अगर स्पेशल पर्पज गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो भैया देखो कि वो उसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। स्पेशल पर्पज का मतलब कोई स्पेशल पर्पज था कि भाई वहां पर विकलांग लोग पढ़ते हैं मान लो,
उनके लिए ये चीज दी गई, व्हील चेयर देना है कॉलेज के मार्फते, तो कॉलेज को उन्होंने डोनेशन दिया कि भाई आप ये काम के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। तो क्या उसी पर्पज से वो ग्रांट, वो डोनेशन यूज किया जा रहा है कि नहीं। और साथ साथ पासबुक चेक कर लो, क्योंकि पैसे आते हैं डोनेशन के तो भाई बैंक में जाएगा, पासबुक चेक कर लो। अगर रेंट मिला है, यानी कि रेंट मिला है मतलब इसको वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका कोई हॉल वगैरह किराए पे दे दिया, तो उनका रेंट एग्रीमेंट बना होगा, चेक कर लो। रेंट की कैलकुलेशन कर लो, कितने महीने का कितने रेट से क्या है, पासबुक में एंट्री चेक कर लो, क्योंकि पैसा बैंक में गया होगा, अकाउंट में आया होगा। अगर कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है तो चूंकि रेंट मिलना था, इनकम अभी मिली नहीं, मिलना है, तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि इसे एज एन एसेट ट्रीट करो। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एसेट ट्रीट किया गया है, ये बात आप चेक कर लो। ओके सर, ये रिसिप्ट की चेकिंग आप कर लोगे, यानी 6 बातें आपने लिख दिया, 6 कॉमन पॉइंट। फीस के रिगार्डिंग डायरेक्ट लिखो कि एडमिशन फीस चेक करेंगे, अगर रिफंडेबल है तो देखेंगे लाइबिलिटी ट्रीट किया गया है कि नहीं, डिस्काउंट दिया गया है तो ऑथराइज हुआ है कि नहीं, फीस वेवर है ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए तो चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन उसका हुआ है कि नहीं। अगर लॉन्ग टर्म फीस आउटस्टैंडिंग है तो चेक करेंगे कि भैया प्रॉपर स्टेप मैनेजमेंट ने लिया है कि नहीं, कोई लफड़ा तो नहीं है। कैश बुक, पासबुक की एंट्री चेक कर लोगे। डोनेशन मिला है तो चेक करोगे, गवर्नमेंट ने डोनेशन जो दिया है सैंक्शन लेटर चेक करोगे। स्पेशल पर्पज के लिए दिया है तो चेक करोगे सेम पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। रेंट मिला है तो एग्रीमेंट चेक करो, रेंट का कैलकुलेशन चेक कर लो, रेंट का पासबुक में एंट्री चेक कर लो। और अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एज एन एसेट ट्रीट किया गया है कि नहीं। हो गया रिसिप्ट के पॉइंट। पेमेंट की बातें करो, सैलरी की बात कर लो, तो स्टाफ का रजिस्टर चेक कर लो। भाई स्टाफ का रजिस्टर चेक करोगे तो पता चलेगा ना कितना स्टाफ है, आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। प्रॉपर डिडक्शन हुआ है कि नहीं टीडीएस, एफपीएफ और ईएसआई का, यानी टीडीएस, प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, इन सब का प्रॉपर रजिस्टर किया गया है कि नहीं, डिडक्शन प्रॉपर हुआ है कि नहीं। कोई डमी वर्कर तो नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में एंट्री हुई कि नहीं। अकाउंट में आप जानते हो अगर खर्चे होते हैं तो कहाँ एंट्री होती है, खर्चे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब पीएनएल अकाउंट हो गया या कोई वो पर्टिकुलर एक्सपेंस हो गया। जैसे मान लीजिए वेजेस दिया है, सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट बनती है। सैलरी अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। तो एज ए नॉमिनल अकाउंट में एंट्री गई है या नहीं गई है। फिर है टूवर्ड्स स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग क्या खर्चे कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे प्राइज बांट सकती है, बुक्स दे सकती है, स्कॉलरशिप दे देती है। तो क्या चेक करोगे कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट अगर खर्चा किया गया है तो ऑथराइज हुआ है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट का खर्चा आप बहुत सेंसिटिव तरीके से चेक करो कि बड़े खर्चे ना ऑथराइजेशन से होते हैं, उनको प्रॉपर अप्रूवल वगैरह करना पड़ता है। कैश बुक, पासबुक चेक कर लो, चेक करो रीजनेबिलिटी कि भैया जो बड़े खर्चे हुए हैं या जो भी खर्चा किया गया है वो रीजनेबल है कि नहीं। स्कॉलरशिप किसको दिया गया है, ऐसा तो नहीं कि किसी अपने रिश्तेदार को बांट दिया गया हो। स्कॉलरशिप वगैरह जिसको दिया गया उसकी रीजनेबिलिटी चेक करो, रीजनेबल है, देना उचित है कि नहीं है। और नॉमिनल अकाउंट में देखो कि एंट्री गई है कि नहीं, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। कुछ कॉमन खर्चे अगर करता है, अब जैसे आप किसी दुकान पर जाओ, शोरूम में जाओ, वैसे जाओ तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक या कॉफी ऑर्डर आपको ऑफर करने लगते हैं। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी कुछ कॉमन खर्चे होते होंगे, बहुत सारे कॉमन खर्चे। तो कैश बुक, पासबुक चेक कर लो, करेंट ईयर का खर्चा कंपेयर करो पिछले साल से, क्योंकि जो कॉमन खर्चे हैं वो हर साल लगभग उतने होते होंगे। कंपेयर करके निकालो कि कहीं जबरदस्ती का खर्चा तो नहीं बना के डाल रखा है। कोई बड़े खर्चे अगर हुए तो देखो कि वो ऑथराइज हुए हैं कि नहीं। अब आप एसेट कैसे चेक करोगे, प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, डेप्रिसिएशन का मेथड ठीक से लगाया है कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी पीपीई वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है कि नहीं। उनका टाइटल डीड देखो, टाइटल डीड का मतलब ओनरशिप किसके नाम है वो चेक करो उनका। फिर उनकी एग्जिस्टेंस देख करो कि जो एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। फिर उन पर कोई चार्ज तो नहीं है, और अगर चार्ज है तो वो रजिस्टर है या नहीं है, और उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया गया है कि नहीं, एसेट में चेक कर लो। अब एक बात बताऊं, जितने भी एसेट आप सब में चेक करने हैं सारे एसेट के लिए सेम पॉइंट रहेगा, आपको चेंज नहीं करना। बस याद रखिए एसेट में क्या चेक करोगे, वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन AS10 के हिसाब से है कि नहीं, टाइटल डीड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर चार्ज है कोई तो वो रजिस्टर है या नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है कि नहीं। लाइबिलिटी में आप सोच के देखो क्या लाइबिलिटी है। यही लाइबिलिटी हो सकती है या तो भैया कैपिटल होगी या तो लोन। कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और या फिर दूसरा क्या आएगा आपका लोन।
कैपिटल में क्या चेक करोगे कि उनका प्रॉपर एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं। जैसे पिछले साल प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड, लॉस आया तो कैपिटल से माइनस, तो ये एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड किया गया है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल की नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो आता है इस साल का अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। लोन कैसे चेक करोगे कि वो लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, लोन एग्रीमेंट चेक कर लो, हाँ या ना। फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लो कि भैया लोन एग्रीमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसी हिसाब से कैलकुलेट किया गया है कि नहीं, और उनका टाइमली रीपेमेंट किया गया है कि नहीं। बस ये लोन के पॉइंट हो गए, 4 याद रखो, खत्म काम। अब बात समझ में आया। 6 कॉमन पॉइंट, रिसिप्ट के लिए फीस, डोनेशन और ये रेंट रिसिप्ट के लिए 2-2 पॉइंट, पेमेंट के लिए सैलरी का खर्चा और स्टूडेंट के लिए प्राइज वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह, बुक्स वगैरह, और कॉमन खर्चे हो सकते हैं 2-2 पॉइंट सब में डाल दीजिए। असेट को चेक करने के लिए 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, वैल्यूएशन, एस्टेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। लायबिलिटी के लिए कैपिटल और लोन के रिगार्डिंग 2-2 पॉइंट लिख दीजिए कि कैपिटल में प्रॉपर एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं, प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। लोन में चेक कर लो, लोन एग्रीमेंट देख लो, और इंटरेस्ट रेट वगैरह सही से लगाया कि नहीं, कैलकुलेशन कर लो। हो गया आपके 6-15 पॉइंट लगभग। आगे बढ़ते हैं। अगला हम आपके सामने बात करेंगे हॉस्पिटल की। चलिए फटाक से देखिए, हॉस्पिटल में क्या करोगे, फटाफट से जवाब दो। 6 कॉमन पॉइंट, पहले वो 6 कॉमन पॉइंट आपको सबसे ऊपर याद करा दिया था। फिर आप क्या चेक करोगे, रिसिप्ट, फिर पेमेंट, फिर एसेट, फिर लायबिलिटी। सर रिसिप्ट में क्या चेक करेंगे आप, क्योंकि हॉस्पिटल की बात है तो रिसिप्ट कहां से मिलेगा, आपके पेशेंट से मिलेगा। भाई जो मरीज लोग होंगे ना वही तो पैसे देंगे, तो जो पैसे देंगे मरीज लोग उससे कहां से क्या क्या आएगा आप जरा देखिए कि भैया इनवॉइस की कॉपीज। ठीक है। अब आप देखो कि उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हुआ है कि नहीं, मतलब हो सकता है ना कि आपने फीस चार्ज किया हो, डॉक्टर हैं, साथ साथ आपने मेडिसिन दिया हो, तो दोनों में प्रॉपर क्लासिफिकेशन यानी प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। हाँ सर। पेशेंट का रजिस्टर चेक कर लो, पासबुक कैशबुक चेक कर लो, एक्यूपेंसी रेट देख लो कि कितने बेड पर डे ऑक्युपाइड रहते हैं, फुल रहते हैं। ये सारी चीजें चेक करके कैलकुलेशन में काम आएगी। फिर आप डोनेशन चेक कर लो। डोनेशन कैसे चेक करोगे सर, जैसे पिछले में किया था कॉलेज वाले में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले में, वैसे यहाँ भी कर लो। कैशबुक पासबुक देख लो, डोनेशन किस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। ठीक है। प्रॉपर सैंक्शन लेटर देख लो, सब्सक्रिप्शन से भी पैसा मिलता है, ये सारी चीजें आप चेक कर लो। अब आपको आइडिया लग गया, 2-2 3-3 पॉइंट लिखने हैं। पेमेंट कहां कहां होगा, जरा सोच के बताइए, पेमेंट कहां कहां होगा। एक तो या तो सैलरी का खर्चा होगा, सैलरी का खर्चा होगा तो सैलरी में क्या क्या चेक करोगे, जैसे हमने ऊपर बताया आपको। सैलरी में क्या चेक करोगे, स्टाफ का रजिस्टर देखो, प्रॉपर डिडक्शन टीडीएस, पीएफ और ईएसआई का देखो, कोई डमी वर्कर तो नहीं है, नॉमिनल अकाउंट में एंट्री है कि नहीं है, ये बातें देख लो। सेम यहां भी आप देख लो, यानी सैलरी में सेम बातें। दूसरा पॉइंट, परचेज किया होगा मेडिसिन, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें चेक किया होगा। कोई कॉस्टली इक्विपमेंट है तो ऑथराइज है कि नहीं, कैशबुक पासबुक चेक कर लो। भाई उसने खर्चे किए होंगे ना, दवाएं ली होगी, हॉस्पिटल में दवाएं खरीद के आई होंगी, कोई इक्विपमेंट खरीद के आया होगा, अगर खर्चे ज्यादा लगे हैं तो ऑथोराइजेशन चेक कर लो, कैशबुक पासबुक चेक कर लो। और कुछ कॉमन खर्चे होंगे, और ये कॉमन खर्चे जैसे यहाँ पे आपने चेक किया वैसे वहां चेक कर लो, सेम रहेंगे। कैशबुक पासबुक, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन, हैवी एक्सपेंसेस है तो ऑथराइजेशन, खत्म हो गया सर। असेट को कैसे चेक करोगे, असेट क्या हो सकते हैं, एक फिक्स्ड एसेट हो सकती है या तो इन्वेंट्री। फिक्स्ड एसेट वैसे ही चेक करोगे जैसे ऊपर चेक किया था आपने। सर ऊपर कैसे चेक किया था, आपने ऊपर डेप्रिसिएशन देखा था, वैल्यूएशन देखा था, एग्जिस्टेंस देखा था, वही सब यहां कर लो। इन्वेंट्री को कैसे चेक करोगे, स्टॉक रजिस्टर देख लो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, उनका वैल्यूएशन चेक करो ठीक से वैल्यू किया गया है कि नहीं, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन की और इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये 4 बातें आप इन्वेंट्री में कर लो। फिर अगर आप लायबिलिटी की बात करो तो कैपिटल या तो लायबिलिटी होगी या तो लोन, और दोनों को कैसे चेक करोगे, वैसे ही जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया था। कैपिटल है तो प्रॉपर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट या लॉस का कैरी फॉरवर्ड प्रॉपर किया गया है, लोन है तो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख लोगे, सेम पॉइंट। यानी कुछ आपको रिसिप्ट और पेमेंट में ही फर्क आएगा, बाकी अब सब सेम रहने वाला है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल का ऑडिट आप कैसे करोगे, पहले तो 6 कॉमन पॉइंट, रिसिप्ट, पेमेंट, असेट, लायबिलिटी। असेट का कैसे आप करोगे, एक सेकेंड, असेट का कैसे आप करोगे, हॉस्पिटल हो गया,
हाँ सर हॉस्पिटल हो गया, होटल की बात कर रहे हैं। पहले तो 6 कॉमन पॉइंट, हाँ सर हो गया, ओके। उसके बाद में असेट और लायबिलिटी का सेम सेम, असेट में फिक्स्ड असेट इन्वेंट्री, लायबिलिटी में कैपिटल और लोन, कैसे कैसे चेक करोगे जैसे आपको ऊपर बताया। फिर पेमेंट में क्या चेक करोगे, सेम सेम, सैलरी, परचेज ऑफ आइटम, कॉमन एक्सपेंसेस, ठीक वैसे चेक करोगे जैसे ऊपर हमने बताया। अब केवल बचा क्या, रिसिप्ट। रिसिप्ट में होटल की रिसिप्ट क्या हो सकती है, होटल की कमाई क्या हो सकती है, लॉजिंग का, यानी कि लोग आकर के आपके रूम में रहते हैं किराए पर, आपको एक दिन का चार्ज पे करते हैं, वो आपका हो गया। तो उसमें क्या चेक करोगे, डेली ऑक्यूपेंसी रेट चेक कर लो। अगर कोई विदेशी आदमी आ गया है, मान लो डोली चाय वाले की जगह, डॉली चाय वाले के पास जैसे बिल गेट्स आए थे, वैसे आपके घर में ठहरने आपके होटल में कोई आ गया, तो होटल में आएगा तो वो डॉलर में पैसा अगर पे करेगा, तो अगर वो फॉरेन करेंसी में पैसा, फॉरेन करेंसी मिल रहा है आपको, तो कंप्लायंस चेक करो फेमा 1999 का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। फिर रेट ऑफ टैरिफ चेक कर लो होटल का, और अगर बुकिंग एजेंट के थ्रू हुआ है, कोई एजेंट के थ्रू बुकिंग हुआ है तो उनका एग्रीमेंट चेक कर लो, कैश बुक पासबुक चेक कर लो। चूंकि ये इनकम है तो इनकम जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट भी चेक कर लो। सर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, इस बात का मुझे यकीन है। तो आपको करना क्या है, नोट्स लेना है और प्रॉपर अच्छे तरीके से 2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि बातें तो आपको सब समझ में आ गई, अप्रोच समझ में आ गया। फिर आपको रेस्टोरेंट से खर्चा होता है, होटल में रेस्टोरेंट का भी रेस्टोरेंट से भी इनकम मिलती है। कैसे, रेस्टोरेंट में जो इनकम मिलती है उसे कैसे चेक करोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लो, रेट चेक कर लो, ठीक है। और रेवेन्यू जो है जो रेस्टोरेंट से मिला है वो नॉट बी यूटिलाइज एल्सवेयर, वो वहीं इस्तेमाल किया गया हो जहां से मिला है। कैश बुक पासबुक चेक कर लो, एजेंट के बीच एग्रीमेंट चेक कर लो अगर एजेंट के थ्रू आपके कस्टमर आए हैं तो। और जो रेंट मिला, रेंट कब मिलेगा, होटल का कोई पोर्शन आपने किराए पर उठा दिया किसी बैंक वैंक को या किसी को, तो आपको मिलेगा रेंट। और रेंट कैसे चेक करोगे, जैसे कि ऊपर चेक किया था, ठीक है सर। आते हैं सिनेमा में। सिनेमा में सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन पॉइंट कितने, 6, और 6 आपको याद रखने जो हमने ऊपर याद कराया। अब आपको क्या करना है, रिसिप्ट, पेमेंट, असेट, लायबिलिटी के 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट लिख देने हैं, 20 पॉइंट आपकी पूरा पेज भर जाएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। असेट और लायबिलिटी के लिए क्या लिखोगे, सेम सेम जैसे ऊपर चेक कराया, लायबिलिटी के लिए भी सेम हो गया, असेट के लिए भी सेम हो गया, केवल आपको ध्यान रखना है रिसिप्ट और पेमेंट। सर रिसिप्ट में क्या होगा, अगर सिनेमा है तो या तो वो टिकट से रिसिप्ट होगा, या तो एडवर्टीजमेंट से पैसा मिलेगा, या तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो आप, या तो कोई रेंट मिला है। ये 4 जगह से कमाई सिनेमा की हो सकती है। अगर टिकट से मिला है तो क्या करोगे दोस्त, टिकट से मिला है तो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट चेक कर लो। कोई फ्री पास दिया है तो देखो कि क्या ऑथराइज है कि नहीं, फर्जी का फ्री पास तो नहीं दे दिया है कि बोल दे भैया कि ये मेरे रिश्तेदार हैं इनको फ्री पास दिया गया हो, तो देख लो प्रॉपर ऑथराइज है कि नहीं। अगर डिस्काउंट दिया गया है तो ऑथराइज है कि नहीं, टर्म्स कंडीशंस चेक कर लो। एजेंट के थ्रू अगर बुकिंग हुआ है तो एग्रीमेंट चेक कर लो। इंटरटेनमेंट टैक्स की बात करो तो देखो कि प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं टिकट पे, क्योंकि टिकट पर इंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता है, लिखा होता है, वो प्रॉपर उस टिकट पर लिखा है कि नहीं। और साथ साथ देखो कि भैया वो पासबुक कैश बुक देख लो, टिकट की कॉपी वगैरह चेक कर लो। एडवर्टीजमेंट में क्या चेक करोगे कि किस रेट से आपको पैसा मिलता है, जैसे कभी यार आर्ली होता है ना कि 1 घंटे का 5 मिनट के एडवर्टीजमेंट, या 5 टाइम्स आप एडवर्टाइज करो तो आपको इतना मिलेगा। इंटरवल में एडवर्टीजमेंट होता है ना सिनेमा में, स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट होता है, इंटरवल में और लास्ट में। तो क्या क्या तरीके हैं वो देखना पड़ेगा, क्या रेट है, कैसे पैसा देना है, एग्रीमेंट चेक करना है, कैशबुक पासबुक चेक करना है। इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला है तो आप उस सिनेमा के इन्वेस्टमेंट की लिस्ट मांग लो, कहां कहां आपने इन्वेस्ट किया है और आपका ड्यू डेट क्या है, और साथ साथ आपने AS9 के हिसाब से कंप्लाई किया गया है कि नहीं। AS9 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी रेवेन्यूज को कैसे रिकॉग्नाइज किए एज पर AS9, क्या वैसे ही रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। सर पेमेंट यानी खर्चे कहां कहां जाएंगे, तो भैया कुछ खर्चे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को जा सकते हैं, भाई डिस्ट्रीब्यूटर से। दूसरा सैलरी के खर्चे होंगे और कॉमन खर्चे होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस का भी खर्चा यहां ऐड हो जाता है। सर डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, आप एग्रीमेंट चेक कर लो और रेट, कमीशन का रेट चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, पासबुक चेक कर लो, और अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट है कोई तो उसे लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, देखो ट्रीट किया है कि नहीं। सैलरी सेम सेम जैसे आपने ऊपर चेक किया, कॉमन एक्सपेंसेस सेम सेम जैसे आपने ऊपर चेक किया, मैं यहां लिख देता हूं
सेम 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 सेम, वैसे ही करोगे। रिपेयर और मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो रिपेयर और मेंटेनेंस में आप देखोगे उनके बिल और इनवाइस चेक कर लो, अगर खर्चे बहुत हैवी हैं तो देखो प्रॉपर अथोराइजेशन हुआ है कि नहीं, और उन्हें प्रॉपर, अगर बहुत बड़े खर्चे हैं तो उन्हें कैपिटलाइज किया जाता है, एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है कि अब ऐसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि सिनेमा हॉल वगैरह में रिपेयर और मेंटेनेंस होता रहता है। अब आते हैं लोकल बॉडीज का ऑडिट करते हैं। सर लोकल बॉडीज का ऑडिट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सर लोकल बॉडीज में पहले सबसे पहले कॉमन पॉइंट कितने, 6, जो मैंने लर्न करा है वही याद रखिए, वही डिक्टो छाप दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी बुक से मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। शुरुआत में ही आपका डिक्टो बुक से मैच हो जाएगा, लैंग्वेज भी मैच हो जाएगी और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या चेक करना है, रिसिप्ट, पेमेंट, असेट, लायबिलिटी। सर असेट कैसे चेक करोगे, सेम सेम जैसे ऊपर बताया। लायबिलिटी कैसे चेक करोगे, सेम सेम जैसे ऊपर बताया। पेमेंट में क्या क्या हो सकता है सर, पेमेंट में एक सैलरी, कॉमन खर्चे, पब्लिक वेलफेयर के लिए कभी कभी खर्चे करती है। लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो पब्लिक के लिए खर्चे करती है ना, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो सर सैलरी और कॉमन एक्सपेंसेस तो आपने सेम सेम कर दिया, ठीक है। पब्लिक के खर्चे कैसे होते हैं, पेमेंट में क्या क्या करेंगे, तो हम एक्चुअल फिगर को बजटेड फिगर से कंपेयर करेंगे, कहीं कोई लफड़ा तो नहीं है, बजट बनाया ज्यादा का, एक्चुअल फिगर अलग निकल गया, तो चेक करो वहां पर प्रॉपर। पेमेंट देखो कि रीजनेबल है कि नहीं, बता दिया कि मैंने इस गांव में पानी की टंकी बनाई, ऐसे गांव में पानी की टंकी बना दी जहां हमेशा पानी ऐसे ही भरा रहता है, पीने का पानी खूब अवेलेबल है, फायदा क्या होगा, तो रीजनेबिलिटी चेक कर लो। पेमेंट इज टुवर्ड द स्पेसिफिक पर्पज, आप देखो कि जिस पर्पज के लिए पेमेंट किया गया, जिस पर्पज के लिए वो खर्चे अलॉट किए गए हैं उसी पर्पज में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, सेम पर्पज में हुआ है कि नहीं। पासबुक कैशबुक चेक कर लो, अगर खर्चे हैवी हैं तो चेक करो कि उनका प्रॉपर अथोराइजेशन हुआ है या नहीं। सर रिसिप्ट कैसे होता है, सर रिसिप्ट में या तो टैक्स से पैसा मिलेगा, डोनेशन से मिलेगा, रेंट मिलेगा, और कई बार इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, लेकिन म्युनिसिपल कारपोरेशन इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, उनकी इनकम कहां से होगी, टैक्सेस से होगी। टैक्सेस में क्या चेक करोगे, स्लैब रेट, स्लैब रेट। फिर अगर कोई ड्यू है, आउटस्टैंडिंग ड्यू है, तो देखो कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर एक्शन लिया कि नहीं, ड्यू डेट क्या है, इंटरेस्ट पेनल्टी चेक कर लो, रिसिप्ट की कॉपी चेक कर लो, कैश बुक पासबुक चेक कर लो। डोनेशन कैसे करोगे, वैसे ही वैसे जैसे ऊपर बताया, सेम सेम। रेंट मिला है तो क्या क्या चेक करोगे, रेंट कैसे मिलता है, होर्डिंग, पार्किंग, ये सब कई बार ना म्युनिसिपल कारपोरेशन देती हैं, रेलवे के बाहर या कहीं भी, तो क्या होता है उससे भी इनकम मिलता है, रेंट मिलती है, क्योंकि उसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ती है, म्युनिसिपल पार्टी से, म्युनिसिपल जो कारपोरेशन से, इनसे लेना पड़ता है अप्रूवल। अप्रूवल होता है एग्रीमेंट पर, एग्रीमेंट पर होता है, यानी एग्रीमेंट वगैरह आपको चेक करना है, रेंट एग्रीमेंट कि, और इसके लिए टेंडर पास किए जाते हैं, तो चेक करो कि प्रॉपर जो अलॉटमेंट हुआ है टेंडर बेसिस पे हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और ऑक्शन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, चेक करो कि नॉमिनल अकाउंट में एंट्री गई है कि नहीं, और कैलकुलेशन एज पर प्रेवेलिंग रेट, जिस रेट पर आपको रेंट वगैरह देना है यानी मिलना है उसी रेट पर उसने लिया है कि नहीं, ये सब बातें आप चेक कर लो, ठीक है सर। एक स्पेशल क्वेश्चन यहां आता है कई बार, इसलिए मैंने इसे अलग से हाईलाइट किया। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि भैया जो लोकल बॉडीज हैं इनके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं, ये तो मैंने चेक करने के लिए बताया था। नॉर्मली कहां कहां खर्चे वो करती है, तो एक तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी खर्चे करती है, भाई टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो कोई ना कोई कलेक्टर अपॉइंट होता है कलेक्ट करने वाला, और उसके लिए रिगार्डिंग भी खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। पब्लिक वेल्थ पे खर्चा करती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्चा करती है, पब्लिक वर्क में खर्चा करती है, और अदर सच एज इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करती है। रेवेन्यूज में क्या होता है, जनरल पर्पज ग्रांट कई बार मिलता है, जनरल पर्पज ग्रांट का मतलब पैसा मिलता है जनरली किसी चीज के लिए, भाई हाँ ठीक है बहुत यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत खर्चे लग रहे हैं, थोड़ा सा ग्रांट दे दो। स्पेसिफिक पर्पज का मतलब क्या होता है कि वो कोई स्पेशल पर्पज है, जैसे अब बिहार में परेशानी ज्यादा है तो वहां पर रेवेन्यू लॉस हो गया, जैसे जीएसटी के केस में हुआ था। क्या हुआ था कि जैसे अल्कोहल पे स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी नहीं लागू हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू, ठीक है, तो उसको जबकि डाला गया है आने वाले टाइम में हो भी सकता है,
इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहती है कि भाई मेरा तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा ऐसे अगर आप सारा कुछ सेंट्रलाइज कर दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपका रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, मैं आपको अलग से ग्रांट दे दूंगा, स्पेसिफिक पर्पज ग्रांट। स्टेचुटरी ऑडिट एंड स्टेचुटरी एंड कंपनसेटरी ग्रांट, कंपनसेटरी ग्रांट ये होता है कि अगर उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से दे दे मान लो, या स्टेट गवर्नमेंट अलग से दे दे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो ये हो गया कंपनसेटरी। स्पेसिफिक मतलब जिस काम के लिए दिया उसी काम में पैसे खर्चे करो। कोविड-19 में सेफ्टी पर्पज के लिए कुछ दिया गया था तो आपको उसी तरीके के कैंप वैम्प लगा करके काम करना था, तो ये अलग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, मैं पेज नंबर 9.26 स्टडी मटेरियल में है, ऑडिट प्रोग्राम लिखने के, लोकल बॉडी का ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, वो चीज आप एक बार जाकर के इस मॉड्यूल में पढ़ लेना। क्वेश्चन दिया है, मैं यहीं पर कोट कर दे रहा हूं, हालांकि मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि रिवीजन के लिए जरूरी नहीं है लास्ट डे पर ये। अब आते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन सर कि बेनिफिट क्या है, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर क्या है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो भैया डिस्प्यूट के टाइम पे क्या बेनिफिट होंगे, अकाउंट को सेटल करने के लिए। डिसोल्यूशन में क्या होगा कि अमाउंट जो ड्यू होगा उसे कंप्यूट करेंगे। रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि बैंक जो लोन पास करती है वो फाइनेंशियल पोजीशन देख के पास करती है, अगर ऑडिट हुआ रहेगा तो वो रिलायबल ज्यादा मानेगी। एडमिशन में क्या होगा, एडमिशन के टाइम निगोशिएशंस में काम आता है। और कंट्रोल कैसे कि इफेक्टिव सेफगार्ड फ्रॉम अनड्यू एडवांटेज बाय वर्किंग पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में कोई वर्किंग पार्टनर है और नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो जो नॉन वर्किंग पार्टनर है वो वहां पर बैठे नहीं हुए तो कोई गलत तरीके से फायदा ना उठा ले वर्किंग पार्टनर, इसमें भी काम आता है, प्रॉपर कंट्रोल रहता है। ये बेनिफिट होते हैं पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कराने के। फिर बोला डिस्प्यूट के टाइम फायदा क्या है, पढ़ लेना। डिसोल्यूशन में क्या है, रिलायबल ज्यादा है, क्यों है, एक एग्जांपल लिख देना एग्जाम में। एडमिशन के टाइम में निगोशिएशंस में काम आता है, ठीक है, कि भाई इतना आपको रेशियो होगा, इतना आपको कैपिटल देना है, इतना इतना, ये सब चीजें, ये राइट है। कंट्रोल जो एक्टिव पार्टनर नहीं है, वर्किंग पार्टनर नहीं है, उनका किसी भी तरह कोई नुकसान ना हो। ऑडिट प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्त, सबसे पहले आप पार्टनरशिप डीड चेक कर लो, ठीक है। फिर आप देखो प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है कि नहीं डीड के अकॉर्डिंग और एक्ट के हिसाब से काम हुआ है कि नहीं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो चेक कर लो, किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस चेक करो, उनका रेट देख लो। कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो प्रॉपर कंसेंट लिया गया है सारे पार्टनर का, नहीं ये देख लो। अगर रिटायरमेंट हुआ है तो उसने पब्लिक नोटिस दिया है कि नहीं ये देख लो। और बुक को प्रॉपरली सारे बुक बनाए गए हैं कि नहीं एज पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। टैक्स का प्रोविजन बनाया गया है कि नहीं। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली देख लो, चेक कर लो किस ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, किस लिए बनाया गया ये पार्टनरशिप फर्म। और उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट, उनका यानी सारे पार्टनर का उस फर्म को चलाने का म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि नहीं, जबरदस्ती काम नहीं होना चाहिए। ये ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिट प्रोसीजर के रिगार्डिंग एक अलग से क्वेश्चन फर्म पार्टनरशिप फर्म के लिए आ जाता है कई बार, हमने आपको लिस्ट करके दे दिया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है नोट्स में। क्या है कि मैटर विच शुड बी स्पेशली कंसीडर्ड इन ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अकाउंट का ऑडिट करोगे तो कौन सी बातें, कौन से मैटर ऐसे हैं जिनको स्पेशली आपको कंसीडर करना है। पहला अपॉइंटमेंट का लेटर चेक कर लो, दूसरा पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट चेक कर लो, तीसरा पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट चेक कर लो, बुक ऑफ अकाउंट चेक कर लो, म्यूचुअल इंटरेस्ट चेक कर लो, प्रोविजन ऑफ टैक्सेस प्रॉपर प्रोविजनिंग की गई है कि नहीं ये देख लो, और प्रॉफिट को प्रॉपरली डिवाइड किया है कि नहीं, सही सही रेशियो में डिवाइड किया है कि नहीं, ये सब लिख लो। इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखनी है वो जनरल लैंग्वेज है जो आपको पता है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में चेक करोगे कि तो इस पर लेना, इसमें दो दो लाइन अपने आप से लिख लेना। अब आते हैं बात लीजिंग कंपनी के ऑडिट की, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत दिन से नहीं पूछा तो क्या पता आपकी ही पूछ ले। तो लीजिंग कंपनी में आपको क्या क्या करना है देखने हैं। लीजिंग कंपनी में क्या होगी, सबसे पहले उनका लीगल स्टेटस,
आपको पहले ही पता है। यहाँ पर हम कॉमन पॉइंट या एसेट लायबिलिटी नहीं, सिंपल से 8-10 पॉइंट आपको याद कराते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। ये आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से उनका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, ये कॉमन पॉइंट पहले से लीगल स्टेटस, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, उनका लीज एग्रीमेंट देख लीजिए, उन्होंने AS19 को कंप्लाई किया है कि नहीं। AS19 में क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर लीज। तो AS9 को कंप्लाई किया है कि नहीं, आप ये देख लीजिएगा। फिर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करिए कि AS9 में जैसे बताया है वैसे किया है कि नहीं। कैशबुक पासबुक का वेरिफिकेशन करिए, ठीक है। इनवॉइस चेक कर लिए, अगर उन्होंने कोई एसेट खरीदी है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए। डेप्रिसिएशन आप देख ही लोगे। और अगर लीजिंग कंपनी के पास कोई लोन है तो उसका लोन एग्रीमेंट चेक कर लीजिए। यानी अगर आप गौर करो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सिंपल बातें थी। कौन सी सिंपल बात थी, लीगल स्टेटस, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, लीज एग्रीमेंट चेक करना ही करना है, लीजिंग कंपनी है तो। 3 तो कॉमन हो गए, बड़े सिंपल थे। लीज की बात कर रहा है तो AS19 की बात आएगी, तो देखो कंप्लाई किया है कि नहीं AS19 को, 4 पॉइंट हो गए। सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है कि नहीं, 5 हो गए। कैशबुक पासबुक वेरीफाई कर लो, सिंपल बात है, ठीक है। बस केवल ध्यान रखना है, एसेट कोई परचेज किया है तो उसका इनवॉइस चेक कर लो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, डेप्रिसिएशन ठीक से लगा है कि नहीं वो चेक कर लो, और अगर इसने खुद कोई लोन वगैरह लिया है तो लोन एग्रीमेंट चेक कर लो। बताओ कितने कॉमन पॉइंट हैं। बस आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा सर, और पढ़ने के लिए इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ नहीं पाओगे। एट द लास्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको क्या चाहिए, हमारी नोट्स या किसी की भी नोट्स, तो कर लीजिएगा। अब आते हैं ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या क्या होना चाहिए ये ध्यान देखना, यहां पर क्या क्या पूछेंगे। सबसे पहले ऑडिटर कौन होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑडिटर कौन बन सकता है। तो कौन बन सकता है, या तो रजिस्ट्रार या जो कोई पर्सन ऑथराइज होगा वो बन सकता है, ठीक है। दूसरा, इसे अपॉइंट कौन करेगा, जो रजिस्ट्रार है या वो अपॉइंट करेगा बाय ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में ऑर्डर दे करके। क्वालिफिकेशन कौन, या तो वो सीए होगा या फिर डिप्लोमा होल्डर होगा इन कोऑपरेटिव अकाउंट, एक कोऑपरेटिव अकाउंट का डिप्लोमा होल्डर हो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। सर्व्ड एज ऑडिटर इन अ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी या ये वो सीए हो, डिप्लोमा होल्डर हो, या उसने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसने सेवा दी हो। अब क्वालिफिकेशन की बात करो दोस्त, क्वालिफिकेशन हो गया। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, कौन अपॉइंट करेगा, रजिस्ट्रार। ऑडिटर विल बी सेंड, ऑडिटर विल सेंड ऑडिटर रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, ऑडिट रिपोर्ट को किसको देगा, रजिस्ट्रार को, क्योंकि जनरली क्या होता है जो अपॉइंट करता है रिपोर्ट हम उसे देते हैं। रजिस्ट्रार अपॉइंट किया तो किसको देंगे हम रिपोर्ट, रजिस्ट्रार को। ऑडिट फीस कौन देगा, सोसाइटी देगी, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट्स ऑफ ऑडिटर क्या है, ऑडिटर के राइट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर लेगा, यहां पर लिख दूं पॉइंट नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर लेगा। पेपर्स एंड सिक्योरिटीज एट ऑल टाइम, एंड ऑफिसर्स आर बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और जितने ऑफिसर्स हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑडिट कंसर्न, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, यानी ऑडिट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले शेयर होल्डिंग की बात करो, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर होल्डिंग के बारे में क्या कहते हैं कि कितना शेयर होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम 20% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग 1000 रुपए, 1000 वैल्यू तक, ये मैक्सिमम 20%। लोन की बात करो कि किसको दे सकती है लोन, केवल मेंबर को दे सकती है, हाउ एवर, लेकिन ध्यान रखना वो किसी और सोसाइटी को भी लोन प्रोवाइड कर सकती है विद सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार सैंक्शन कर दे तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन प्रोवाइड कर सकती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उस सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है। बोरोविंग की बात करें, किससे बोरो कर सकती है, ये उस पर्सन से बोरोविंग एक्सेप्ट कर सकती है हु आर नॉट मेंबर
सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ बायलॉज ऑफ सोसाइटी। फिर ए प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कैसे होगा? असरटेनमेंट, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, यहां पर थोड़ा सा गैप करके लिखना है, मैं आपको लिख देता हूं। अ सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट फिक्स होगा जो भी है, यानी प्रॉफिट का कुछ अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रिजर्व फंड में। बिफोर डिविडेंड और बोनस टू मेंबर, यानी आप क्या करोगे, मान लो कोई अमाउंट आया आपका, इसमें से माइनस कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे रिजर्व फंड में, ठीक है। जो बचेगा फिर उसमें से आप दे दोगे क्या? डिविडेंड, डिविडेंड दोगे, या फिर उसमें से क्या दोगे? बोनस। तो ये जो अमाउंट बचेगा ये बचेगा फिर लास्ट में जाके के। यानी कि प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कैसे करोगे? कुछ पोर्शन, कुछ जो सर्टेन अमाउंट है वो रिजर्व फंड में डाल दोगे डिविडेंड देने से पहले, बोनस देने से पहले। देने के बाद अब आप बोनस और डिविडेंड दे दो, खत्म काम, बचा हुआ प्रॉफिट रह जाएगा। और कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पज, यानी चैरिटी के लिए कितना खर्चा कर सकती है? 10% से ज्यादा नहीं, यानी जो रिजर्व फंड है ना उसके 10% से ज्यादा नहीं। अगर 1 लाख का रिजर्व फंड है तो सिर्फ 10,000 से ज्यादा वो चैरिटी नहीं कर सकती। एजुकेशनल फंड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है? एज पर अप्रोप्रिएट रेट, एज पर क्लास ऑफ द सोसाइटी, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपने पढ़ा होगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब देना कंपलसरी है, प्रॉफिट से निकालना ही निकालना है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, जरूरी थोड़ी ना है। तो एजुकेशनल फंड के लिए कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे सोसाइटी वाले? उस रेट से करेंगे जैसा क्लास है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड है सोसाइटी, है ना। और प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हुआ तभी देंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कहां कहां होगा, कैसे कैसे? 2 चीजों का इन्वेस्टमेंट होगा, या तो फंड का इन्वेस्टमेंट होगा और दूसरा रिजर्व फंड का, 2 ही फंड होते हैं। कहां कहां करेंगे? इन द सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, इन एनी ऑफ द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इन कोऑपरेटिव बैंक एज अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार, इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स ऑफ एनी अदर सोसाइटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, उसमें भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन अदर मनी परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया फंड का। रिजर्व फंड का कहां करेंगे? सोसाइटी के बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल में, एंड मैनी इन्वेस्टमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड मे बी यूज्ड फॉर सम पब्लिक पर्पज लाइकली टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। ऑडिटर शुड इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, देखो कि भाई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हुआ है नहीं, स्टेट एक्ट इन दिस रिगार्ड, यानी स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या पूछ सकता है? सही से बताऊं तो इसमें कुछ पूछ सकता है कि ऑडिटर कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, अपॉइंटमेंट क्या होगी, एमसीक्यू या 1-2 मार्क्स में। या फिर ऑडिट कंसर्न के बारे में पूछ सकती है कि भाई शेयर होल्डिंग कितनी होगी, लोन दे सकता है, किसको दे सकता है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन, चैरिटेबल पर्पज के लिए कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, एजुकेशन फंड के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस तरीके की कुछ बातें आपको पूछी जा सकती है इससे। फिर आता है ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर क्वालिफिकेशन क्या होगी? वो सीए होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 1949, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कब कब डिस्क्वालिफाइड होगा? यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने एमएसएससी लिख रखा है, एमएससीएस, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑफिसर हो अगर, या वो एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफाइड होगा। अ पर्सन हु इज मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर्स ऑफ एमएससी,
यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई ऑफिसर है, ठीक है, उस कोई ऑफिसर है, उसका अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इनडायरेक्ट गारंटी अगर दे रखा है उसने थर्ड पार्टी को 1,000 रुपए से ज्यादा का, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अपॉइंटमेंट की बात करो, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? दो चीजें हैं यहां पर, एक तो आएगा आपका फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, दूसरा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट विद इन 1 मंथ किया जाएगा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी रजिस्टर होने के 1 महीने के अंदर में बोर्ड मीटिंग में। इफ अगर वो रजिस्टर नहीं है, नहीं अपॉइंट हो पाया, देन ही विल बी अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कब अपॉइंट करेंगे? एवरी जनरल मीटिंग में, हर जनरल मीटिंग में। कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। पावर ड्यूटी की बात करो तो कौन सी पावर है? वही पावर जो सेक्शन 143 सेक्शन 3 में ऑडिटर को दे रखी है। ऑडिट रिपोर्ट की बात करो तो जो कंपनीज एक्ट वाला ऑडिट रिपोर्ट है, सेम टू सेम, ठीक है। अब एक और लास्ट पॉइंट है, स्पेशल ऑडिट। तो जो स्पेशल ऑडिट है ना, ये क्या है, कई ऐसे केसेस आते हैं जब C&AG को स्पेशल ऑडिट करना पड़ता है। क्या वजह है, क्या केस है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं इसकी बाद मान के चलिए स्पेशल ऑडिट कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं ये लेक्चर यहीं खत्म करता हूं। स्पेशल ऑडिट वाला पॉइंट और इसका प्रैक्टिस सेशन, यानी क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हैं, ICAI के मॉड्यूल वगैरह, ये सब हम किसी सेपरेट लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में या 2-3 दिन बाद इसका लेक्चर लेके आएंगे, उसके साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पेशल ऑडिट की क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और साथ साथ इन सब से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन कब कब आए हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। आप ये नोट्स ले लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रुप में आइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि भाई यार, कम से कम आपको इस नोट्स का फ़ायदा हो, इस रिवीजन से थोड़ा सा एक फ्लो मिल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कर दीजिए, बता दीजिए कि आपको कैसा लगा, ताकि जो जनवरी 25 के लिए इसके बाद अगर हम रिवीजन वगैरह भी करना चाहें ना, तो बहुत अच्छे से हम रिवाइज कराएं। हालांकि जनवरी 25 के लिए हम रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ने वाले हैं, तो लोगों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए। फ्री में लेके आ रहे हैं, नोट्स फ्री में रहेगा, टेस्ट फ्री में रहेगा, क्लासेस फ्री में रहेंगी, मेंटरशिप फ्री में रहेगा, उनको सारी चीज़ें फ्री में हम देने वाले हैं। इतनी मेहनत हम करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे अपने, अगर हम आपको थोड़ा सा भी एडवांटेज दे पा रहे हो तो अपने दोस्तों को ग्रुप में बहुत जगह से शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा पाएँ जनवरी 25 के लिए। और साथ साथ इस लेक्चर को भी फॉरवर्ड कर दीजिए अगर आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर में थोड़ा सा डर कम हो सकता है। हाँ, अगर आप ये नोट्स लेकर के 2 से 3 बार रीडिंग कर लीजिए, पेंसिल लेकर के स्क्रिबलिंग करते हुए, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉमन है, गाइडेंस आपको मिल चुकी है, इतना ही कवरेज है। बस स्पेशल ऑडिट का टॉपिक है जो मैं अगले प्रैक्टिस के साथ ही साथ करा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें अब मैं टाइम उसका लगाऊं, वो इतना इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम के लिए शायद ना हो। चलते हैं फिर, विश यू ऑल द बेस्ट।